अब स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट a fresh chapter of physical chemistry, that is solutions. ठीक है ना? तो what do you mean by solutions? तो पहले अपन उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो solution it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. What do you mean by homogeneous mixture? It is such a mixture in which composition is uniform throughout. एक जैसा है। आवाज सबको आ रही है? Yes. Yes, sir. सुनते तो composition is uniform throughout. What do you mean by composition is uniform throughout? Okay, suppose you have a vessel, इसमें पानी भरा यहाँ पर, इसमें तुमने नमक डाल दिया NaCl, ठीक है। तो NaCl जो है पूरा होमोजेनियसली डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, राइट। अब तो देखो क्या होएगा, क्या ऑब्जर्व करोगे तुमने क्या करा, एक स्पून लिया और उस स्पून से इस हिस्से से 1 ml पानी निकाला, है ना। ये सैंपल नंबर ए है। फिर तुमने बोला नहीं ऊपर से भी लेते, एक काम करते सैंपल को नीचे से लेते, बी पोजीशन से सैंपल लिया, फिर सी पोजीशन से सैंपल लिया, बोला बीच में से लेके डी पोजीशन से सैंपल लिया 1 ml। तो 1 ml तुमने यहाँ से निकाला था, ऊपर से ए साइड से, फिर नीचे से बी साइड से, सी साइड से, डी साइड से, सब में तुमने 1 ml निकाला। तो तुमने देखा, सपोज कर लो इसमें पानी के 10,000 मॉलिक्यूल, कितने 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस 1 ml पानी को रख के तुमने, ऐसी मशीन है जो मॉलिक्यूल को देख सकती है, है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और 100 पार्टिकल्स NaCl के मिले, 100 पार्टिकल्स NaCl के। तो इस जगह से निकाला तब भी ऐसे ही देखने को मिला 1 ml, इस जगह से निकाला तब भी 10,000 मॉलिक्यूल वाटर की मिले और 100 NaCl के मिले। यहाँ से देखा तब भी ऐसा मिला, यहाँ से देखा तब भी ऐसा मिला, है ना। तुमने पूरे जगह पॉल्यूशन में से कहीं से भी ले लिया, तो देयर इज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। जिस चीज से मिलके बना हुआ है वो सभी दूर यूनिफॉर्म है, एक बराबर उसका प्रोपोर्शन है। अगर यहाँ पे 10,000 वाटर मॉलिक्यूल है, 100 NaCl है, इस जगह पे भी वही मिलेगा, इस जगह पे भी यही मिलेगा, इस जगह पे भी यही मिलेगा। मोर एवर अगर तुम इस सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे, अगर वो होमोजेनियस बन गया, तो चाहे तुम सी जगह से सैंपल लो, ए जगह से लो, बी से लो, डी से लो, कहीं से भी लो, तुम्हारे को बराबर नमकीन लगेगा। तुम बोलोगे अच्छा बनाया, नींबू पानी के लिए नमकीन डाल लिया, अब शक्कर डालेंगे, तो सभी जगह से एक जैसा टेस्ट आएगा। ये मतलब होता है कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं है। जैसे एक बीकर है, उसमें पानी है, उसमें तुमने मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालोगे तो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी, तो सैंपल यहाँ से लोगे, तो यहाँ पे अगर 1 ml सैंपल यहाँ से ले रहे हो, तो 10,000 वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ से मिल रहे हैं, तो सैंड के पार्टिकल बहुत कम मिलेंगे। मान लो यहाँ पे 10 ही सैंड के पार्टिकल मिल रहे हैं। नीचे यहाँ से 1 ml सैंपल लोगे, तो यहाँ पे अगर 1 ml सैंपल लिया, 10,000 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मिट्टी के पार्टिकल 1,000 मिल रहे हैं। तो तुम कहीं से भी उठा के देखोगे तो अलग अलग कंपोजिशन आ रहा है, अलग अलग कंपोजिशन आ रहा है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो सच अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एक जैसी नहीं है, उसे बोलते हैं हेटेरोजेनस। जिसमें यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, उसे बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो किसका होमोजेनस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज्यादा भी, मिनिमम 2 चीजें चाहिए होती हैं सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि मिक्सचर है तो मिक्सचर में 2 चीजें होंगी, तो 2 मिनिमम चीजें होना चाहिए, वो 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो 2 और मोर देन 2, है ना। केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कैसे होना चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिंग। अगर रिएक्टिंग होंगे तो क्या होगा, मैं फिर समझा देता हूँ इस पॉइंट को। केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, अगर रिएक्टिंग हो जाएंगे तो क्या होगा, जैसे सपोज कर लो एक बॉक्स है, इसमें मैं इधर से N2 गैस को पास करा रहा हूँ, इस डब्बे के अंदर डाल रहा हूँ, और इधर से मैं हाइड्रोजन गैस को इस डब्बे के अंदर डाल रहा हूँ। तो इस डब्बे के अंदर N2 भी आ गया और H2 भी आ गया, तो ये सॉल्यूशन बन जाता अगर ये दोनों गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही होती। पर तुम्हें मालूम है कि N2 और H2 तो रिएक्ट करती है हेबर्स प्रोसेस, है ना। N2 + 3H2 क्या बन जाता है बच्चों,
2NH3, 2NH3 बन जाता है। तो ये दोनों, ये कंपोनेंट ए है नाइट्रोजन गैस, कंपोनेंट बी है हाइड्रोजन गैस, पर ये दोनों तो रिएक्ट नहीं करते तो मिक्सचर बन जाता है इनका, होमोजेनस मिक्सचर, तब ये सॉल्यूशन कहलाते। पर ये तो क्या है, रिएक्ट कर गया आपस में और एक ही चीज बन गई, मिक्सचर नहीं रहा, आपको दोनों रिएक्ट करके एक ही चीज अमोनिया बना ले रहे हैं। तो ये केमिकली कैसे होना चाहिए, जो सॉल्यूशन बना रहे हैं सब्सटेंसेस, वो कैसे होना चाहिए, दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। ये समझ में आया क्या डेफिनेशन? दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सेकंड पॉइंट, किसका होमोजेनस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अच्छा, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट डेफिनेशन का, वो पॉइंट क्या है, मैंने 100 ml पानी लिया और इसमें 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी है, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें NaCl डाल दिया, घुल गया। फिर मैंने क्या कहा, चलो एक और चम्मच डालते हैं, एक और टेबल स्पून डाल दिया। ऐसे करके मैंने 3-4 टेबल स्पून डाले, 4 टेबल स्पून तक तो घुल गया वो। उसके बाद मैंने देखा 5वां डाला तो नीचे की तरफ सेटल होने लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि कंपोजिशन, दो ये सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना हुआ है, नमक और पानी से। और नमक और पानी का कंपोजिशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बदल सकते हो। 1 टेबल स्पून 100 ml घुल जाएगा, 2 टेबल स्पून 100 ml घुल जाएगा, 3 टेबल स्पून 100 ml घुल जाएगा, 4 भी घुल गया, और मैंने देखा 5वें में देखा तो वो फिर नीचे सेटल होने लग गया। इसका मतलब एक लिमिट है जिसमें इसकी कंपोजिशन को वेरी किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उसके बाद इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने लग जाएगा वो। ठीक है ना, कैसा सॉल्यूशन बनने लग जाएगा वो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, अनसैचुरेटेड में कम अमाउंट प्रेजेंट है तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने लग जाएगा। तो फिर इस केस सुपर सैचुरेटेड भी नहीं बोलेंगे, पीपीटी बन जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। तो ये लिमिट है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो लास्ट पॉइंट क्या बना डेफिनेशन का, सॉल्यूशन की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। तो इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, बोलो, homogeneous mixture of 2 or और more than 2 केमिकली chemically नॉन non reacting substances जिनका कंपोजिशन बदला जा सकता है एक लिमिट के अंदर। नॉन रिएक्टिंग substances whose composition, जिसका can be varied within certain limit, whose composition can be varied, varied मतलब बदला जा सकता है, can be varied within certain limits। उसके बाद वो फिर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, heterogeneous mixture बन जाएगा, can be varied within certain limit। This is the complete definition of solution। सबको समझ में आई, याद हो गई? साथ के साथ याद करते जाना, जल्दी से बताओ, ये डेफिनेशन सबको याद हो गई क्या? यस सर। हाँ, तो इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। सेकंड पॉइंट बोलना है, कम से कम 2 चीजें तो होंगी मिक्सचर में, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना। उसके बेसिस पे सॉल्यूशन को अपन क्लासिफाई भी करेंगे, बाइनरी, टर्नरी, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो मिक्स हो रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिंग। जैसे ग्लूकोज को पानी में डालते हो तो ग्लूकोज पानी से रिएक्ट नहीं करता है ना। ऐसे पर अगर आपने N2 और H2 को मिलाया तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे N2 और ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से एयर इज अ मिक्सचर, है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जब बिजली कड़कती है तब जाके बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। दैट्स व्हाई N2 अलग रहता है, ऑक्सीजन अलग रहता है, और अपन एयर को मिक्सचर बोलते हैं। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात, कह सकते हो? यस सर। और कंपोजिशन वाला पॉइंट समझ में आया, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही सॉल्यूट को घोला जा सकता है, उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद सॉल्यूट डालते जाओगे तो फिर वो घुलना बंद हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन नहीं रहेगा वो, क्योंकि सॉल्यूशन तो होमोजेनस मिक्सचर होता है, वो हेटेरोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। तो उस कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेट अस क्लासिफाई द सॉल्यूशन नाउ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पहला देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस, क्या आधार है, किसके बेसिस पे मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने, अभी बताया। तो मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो एक पानी हो गया, दूसरा नमक हो गया, तो 2 कंपोनेंट हो गए। तो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाय मतलब 2 होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। अगर 3 कंपोनेंट होते हैं ना, मैंने मान लो शिकंजी बनाना है तो शक्कर डाली, उसके साथ मैंने नमक भी डाल दिया, तो 3 चीजें हो गई, हम नमक और शक्कर और पानी। तो ऐसे सॉल्यूशन को टर्शरी से आया टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, टर्नरी। टर्शरी का TER ले लिया और NaRY लगाते जाओ, टर्नरी सॉल्यूशन। 4 चीजें, ठीक है ना, 3 चीजें, सॉरी 4 चीजें मिलाएंगे तो उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और उससे ज्यादा कंपोनेंट है क्वाटरनरी, जैसे आपने नींबू पानी भी डाल दिया उसमें, तो 4 चीजें हो गई, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जा रहा है। उससे ज्यादा है तो फिर वो बहुत सारा कंपोनेंट है, N कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जितने डालना चाहो डालते जाओ आप।
तो वो पॉलिनरी सॉल्यूशन बोला जा सकता है उसको, बट इतने ही आप। और अपनों को इस चैप्टर में कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है जिसकी प्रॉपर्टी अपनों को पढ़ना रहेगी खाली, वी विल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में अब आपने बोला दो चीजें, एक चीज को क्या बोलते हैं, दूसरी चीज को क्या बोलते हैं, उसका डिस्कशन अपन पहले कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में दो चीजें, मिनिमम दो चीजें होती है। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है अभी आपको मैंने बता दिया, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो चीजें होंगी। तो दो चीजें होंगी तो अपन अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो दो चीजें होती हैं, कौन सा सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, वी आर कंसीडरिंग ओनली बाइनरी सॉल्यूशन इन अवर डिस्कशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आगे से हम खाली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करा करेंगे और कोई से सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। तो पहले कंपोनेंट को बोला जाता है सॉल्यूट, है ना। दूसरे कंपोनेंट को बोला सॉल्यूटस से आया, ये घुलने वाली चीज, ठीक है ना। और ये क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो डिसॉल्व करता है, घुलता है, उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। इसकी तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन नंबर 1 इसको बोला जाता है, जो बुकिश लैंग्वेज बुकिश डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन ये होती है, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास। लेस, पहली डेफिनेशन नंबर 1 क्या हो जाता है, लेस अमाउंट बाय मास इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर इसका अमाउंट कम है, मास इन सॉल्यूशन। एग्जांपल भी दे दूंगा अभी, चलो। इसकी डेफिनेशन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, अगर ये लेस अमाउंट है तो इसका अपोजिट कर दो, तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट बाय मास या मोर अमाउंट बाय मास इन सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात क्या सबको, मोर अमाउंट बाय मास इन सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट की पहली डेफिनेशन क्लियर है, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है अभी मैं समझाने भी वाला हूं। पहले इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक डेटा को इलस्ट्रेट कर देते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कंटेनर है, इसमें मैंने ले लिया 100 ग्राम पानी, है ना। पानी का 100 ml बोलो या 100 ग्राम बोलो, अगर डिस्टिल वाटर है तो एक ही बात है, क्योंकि डेंसिटी पानी की 1 होती है ना। 100 ml और 100 ग्राम एक ही बात होती है, वजन उतना ही आएगा। कैसे आएगा निकाल भी सकते हो। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अगर 100 ml है तो 100 ग्राम वजन कैसे आएगा, तो मास निकालना है आपको। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। 1 ml पानी की बूंद का वजन 1 ग्राम होता है, मतलब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास, 100 ml। तो वॉल्यूम की जगह 100 ml डाला तो ml से ml कैंसिल, तो 100 इंटू 1 ग्राम 100 ग्राम आ जाएगा। तो पानी अगर डिस्टिल वाटर है तो अपन क्या मान के चलेंगे, जितना आपने वॉल्यूम लिया है उतना ही ग्राम में वेट आ जाएगा। 100 ml लिया है तो 100 ग्राम के बराबर है। तो 100 ml पानी लिया तो यहाँ पे 100 ग्राम के बराबर की होगा वो चीज। चलो ठीक है, इसमें तुमने 5 ग्राम NaCl डाल दिया, तो अब बताओ कौन सी चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन का टोटल मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, S फॉर सॉल्यूशन यूज करूंगा, है ना। और मास के लिए मैं W यूज करूंगा, क्योंकि मोलैरिटी के लिए मैंने MM यूज कर रखा है, इसलिए मास के लिए केमिस्ट्री में W यूज कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, S फॉर सॉल्यूशन सबस्क्रिप्ट में लिखा करूंगा। तो इज इक्वल टू दो चीजों से मिलकर बनता है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो। और सॉल्यूट के लिए मैं क्या यूज करा करूंगा मैं बता देता हूँ। सॉल्यूट के लिए मेरी टर्मिनोलॉजी होगी, सॉल्यूट के लिए मेरी टर्मिनोलॉजी होगी B, है ना। आई विल बी यूजिंग B सिंबल फॉर सॉल्यूट। सॉल्वेंट के लिए मैं क्या यूज करा करूंगा पूरे चैप्टर में, सॉल्वेंट के लिए आई विल बी यूजिंग A टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। और सॉल्यूशन के लिए मैं क्या यूज करा करूंगा, आई विल बी यूजिंग S फॉर सॉल्यूशन। इतना क्लियर है सबको। तो मास ऑफ सॉल्यूशन W फॉर मास, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दो चीजों से मिलकर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 100 प्लस 5 कितना होगा, 105 ग्राम सॉल्यूशन का मास। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रही है क्या बात सबको, ये वाली इक्वेशन पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ। Yes, sir. अब ये वाली Yes, sir. डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। लेस अमाउंट बाय मास प्रेजेंट है, मतलब 5 ग्राम NaCl है, तो NaCl तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वाटर तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, 100 ग्राम जो पानी लिया था, दैट इज सॉल्वेंट। बट दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट ऑल द टाइम, बिकॉज मान लो चाशनी बनाने वाले जो गुलाब जामुन बनाते हैं, तो दिस इज योर कढ़ाई, है ना। इसके अंदर क्या करते हैं, पानी बहुत कम होता है और शक्कर गर्म कर करके इस पे डाले जाते हैं, शक्कर को ऐड करके घोले जाते हैं बहुत सारे शक्कर डालने इसमें, ठीक है। तो पानी मान लो लिया इन्होंने 500 ml, आधा लीटर ही पानी लिया, 500 ml या 500 ग्राम बोल दो, एक ही बात अभी बताया मैंने। उसमें शक्कर इन्होंने घोल दी 750 ग्राम। अब बताओ अभी, अब बोलो कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, इसमें पानी 500 ग्राम ही है और शक्कर जो मैंने घोली बाहर से वो 750 ग्राम। तो अब तो अमाउंट में कम तो वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर को क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, बोलो चाशनी बनाई जब मैंने, तो इट मस्ट बी सॉल्यूट। और शुगर को क्या हो जाना चाहिए, इट मस्ट बी सॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नंबर 1 इट मस्ट बी सॉल्वेंट, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, वो सेकंड डेफिनेशन समझाइए, ठीक है ना। तो सेकंड डेफिनेशन सॉल्यूट की क्या कहती है, डेफिनेशन नंबर 2 ऑफ सॉल्वेंट की देखेंगे, सॉल्यूट की भी आ जाएगी। तो सॉल्वेंट की सेकंड डेफिनेशन कोई बताएगा, तो इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो हिस्सा है, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which decides the physical state of solution,
which decides the physical state of solution. It is that component of solution, solution का वो हिस्सा जो कि which decides, जो कि क्या पता करता है, क्या decide करता है, क्या determine करता है, which decides physical state of solution. मतलब जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन. तो इट इज दैट कंपोनेंट, सॉल्वेंट के लिए लिख रहा हूँ. सॉल्वेंट वो हिस्सा है सॉल्यूशन का क्योंकि ये डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी. चलो वापस से उसी एग्जांपल पे चलते हैं, चाशनी वाले एग्जांपल पे. तो ये मैंने जो आपकी कढ़ाई वगैरह ले रखी थी उसमें पानी था और पानी में मैंने बहुत ज्यादा शुगर डाल दी थी. अच्छा, चाशनी कितनी भी गाढ़ी बन जाए उसकी फिजिकल स्टेट या कंसिस्टेंसी क्या रहती है, वो भले थिक लिक्विड हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा विस्कस हो जाता है, रहती तो लिक्विड ही है ना वो अभी भी बनने के बाद भी. तो देखो दो चीजों से मिलकर चाशनी बनी है. एक तो चीज क्या है, शुगर, शक्कर लिए, जिसका फिजिकल स्टेट क्या रहता है तुम्हें मालूम है, सॉलिड स्टेट में होती है. पाउडर फॉर्म में डालो या उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उसमें डालो, तो शुगर तो सॉलिड स्टेट में, ठीक है. दूसरी चीज, जो पानी तुमने लिया है वो कौन से फिजिकल स्टेट में, पानी इज इन लिक्विड स्टेट. सॉल्यूशन क्या बना, तुमने बोला शुगर सिरप बन गई, चाशनी को शुगर सिरप बोल देते हैं अपन, है ना. शुगर सिरप की फिजिकल स्टेट क्या है बोलो, शुगर सिरप जो बन के, चाशनी जो बन के तैयार हुई, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड ही है वो. तो देखो इधर से दो चीजें मिलके, तो अब देखो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो जो बनाने वाले कंपोनेंट में किसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड रही है, तो सॉल्यूशन में बनाने में वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड रही है. तो वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगी यहाँ पे तुम्हारा, सॉल्यूट ही रहेगी. हालांकि मैंने बताया कि सॉल्यूट, मान लो शक्कर तुमने 750 ग्राम मिला रखी है इस केस में, और यहाँ पे कितनी मिला रखा है, पानी तुमने खाली 500 ग्राम. तो पहली वाली डेफिनेशन के हिसाब से तो इसको सॉल्यूट होना चाहिए था, इसको सॉल्वेंट, पर सेकंड डेफिनेशन इज द बेस्ट, कि जो फिजिकल स्टेट को डिसाइड कर रहा है वही सॉल्वेंट होगा, और जो फिजिकल स्टेट को डिसाइड नहीं कर रहा है वो सॉल्यूट होगा. समझ में आ गई बात सबको? यस सर. है ना. एक और एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ. एक मैंने वॉच ग्लास लिया, वॉच ग्लास ऐसा प्लेट जैसा कांच का बना हुआ होता है, उसमें मैंने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले लिया. एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, CuSO4 एनहाइड्रस फॉर्म में, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे नहीं लगे. फिर क्या करा, धीरे धीरे इसको ओपन प्लेट में रख दिया, पहले ढक के रख रखा था, इसको ओपन कर दिया. तो क्या होगा, सराउंडिंग में वाटर के वेपर्स है ना, या मान लो वाटर वेपर कंडेंस हो गए, है ना. वाटर वेपर कंडेंस होते रहते हैं, दोनों फिनोमिना चलते रहते हैं, कुछ वाटर जो है वो कंडेंस होता रहता है ना. तो वाटर वेपर्स या वाटर जो सराउंडिंग, मतलब गीली जगह पे रख दिया, मान लो ये वॉच ग्लास गीली थी, वॉच ग्लास गीली थी, तो क्या होगा, वाटर था इसके अंदर, वाटर लिक्विड स्टेट में था. अब ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा. अब थोड़ी देर में तुम्हारे को वॉच ग्लास में क्या देखने को मिलेगा, ये जो वॉच ग्लास है इसमें कॉपर सल्फेट तुम देखोगे तो सही, बट क्या देखने को मिलेगा, ऐसे ब्लू कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे. कॉपर सल्फेट का कैसा क्रिस्टल होता है बच्चों, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं ना. तो वो कैसे बन गया, अब फॉर्मूला क्या हो गया इसका फॉर्मूला देखा जाएगा तो अब क्या हो गया, CuSO4.5H2O बोलते हैं ना, CuSO4.5H2O. अब कौन सी स्टेट में आ गया, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए इसके, है ना. तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया. अब जरा देख के बताओ, कॉपर सल्फेट जब पाउडर फॉर्म में था व्हाइट कलर का, तो पाउडर भी सॉलिड ही है, तो ये सॉलिड स्टेट. अब देख के बताओ क्या वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट है या अपने क्या कहते हैं CuSO4 सॉल्वेंट है. यहाँ बताओ, यहाँ पे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड. जब किस किस चीजों से मिलकर बना है सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट प्लस पानी से, और सॉल्यूशन बन गया CuSO4.5H2O. तो CuSO4.5H2O की फिजिकल स्टेट सॉलिड है. तो इन दोनों में से देखो किसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो तुम देखोगे कि एनहाइड्रस CuSO4 की सॉलिड है. तो यहाँ पे कौन सी चीज सॉल्वेंट होगी बच्चों, एनहाइड्रस CuSO4 इज योर सॉल्वेंट, और पानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूट. तो हमेशा दिमाग में ये बना के नहीं चलना होता है कि पानी है तो वो हमेशा सॉल्वेंट ही होगा, पानी कैन ऑल्सो बी अ सॉल्यूट. मैंने ये एग्जांपल दे दिया. डेफिनेशन से जाना है, कॉन्सेप्ट से जाना है, जो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करेगा वही तुम्हारा सॉल्वेंट होगा. तो ये सॉल्वेंट है ना, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड थी, सॉल्यूशन की भी सॉलिड है, तो इसको तुम सॉल्वेंट बोलने वाले हो. तीसरी डेफिनेशन देखेंगे, दूसरी डेफिनेशन क्लियर है सॉल्यूट सॉल्वेंट की, तो अब तीसरी डेफिनेशन देखेंगे. फिर से मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूट और द सॉल्वेंट, है ना. तो सॉल्वेंट की तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है ना. इट इज, सॉल्वेंट की डेफिनेशन में लिखेंगे, इट रिटेन्स इट आइडेंटिटी, अपनी जो भी पहचान है उसको बरकरार रखता है सॉल्वेंट, रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी. तो तीसरा पॉइंट, तीसरी डेफिनेशन क्या आ गई, सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी. सॉल्यूट क्या करता है, सॉलिड क्या कर देता है बच्चों, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो देता है. समझाता हूं, ठीक है. फिर से बीकर लिया, पानी लिया,
और ये तुम्हारा स्पैचुला चम्मच, इसके अंदर शुगर है। कौन सी स्टेट में बोलो? सॉलिड स्टेट। Solid. और पानी कौन से स्टेट में? लिक्विड। Liquid. हाँ, अभी ये सॉल्यूशन नहीं मिला, मैंने मिक्स ही नहीं करा तो सॉल्यूशन बनेगी। अब मिक्स करने जा रहा हूँ। आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स कर दिया। मिक्स होने के बाद क्या होएगा? सॉल्यूशन जो बनेगा कौन सी स्टेट में बनेगा? लिक्विड ही रहेगा। शक्कर का पानी कैसा होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। लिक्विड स्टेट। शक्कर के पार्टिकल दिखेंगे क्या तुम्हारे को घुलने के बाद? कि गायब हो जाएंगे बीच बीच में, छोटे छोटे होके, और पानी के बीच बीच में जो स्पेसेस होती है, मैटर, आपने पढ़ा है 9th क्लास में प्रॉपर्टी, मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। पानी के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में, ये पानी का मॉलिक्यूल मान लो दूसरा तीसरा, तो उनके बीच में स्पेस होती है। उस स्पेस में जाके क्या हो जाते हैं? शुगर के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, और छोटे 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 टूट के। तो यहाँ पे तो शुगर के पार्टिकल तो गायब हो गए। आप स्टर करोगे प्रॉपरली, उसको स्टर करोगे तो वो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा। तो क्या होगा? शुगर ने तो अपनी आइडेंटिटी क्या करी? लॉस कर दी। पहले तो सॉलिड पार्टिकल आपके आंखों से दिख रहे थे, अब क्या है? आप दिख रहे हैं क्या? इसको सॉल्यूशन में बनने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया आपने, ये मत बोलना हमने तो नीचे दिख रहा हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको दिख रहे हैं क्या? इसके अंदर नहीं दिख रहे हैं, तो इसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया, तो ये सॉल्यूट कहलाएगा। और पानी जो लिक्विड स्टेट में था, सॉल्यूशन जो बना उसमें भी अभी भी पानी का ब्लूइश थोड़ा बहुत जो भी मतलब ऐसा टिंज होता है वो आपको दिखाई देगा। लिक्विड स्टेट उसने अपनी बरकरार रखी, पानी ने अपनी लिक्विड स्टेट बरकरार रखी, तो सॉल्वेंट कहलाएगा पानी यहाँ पे। तो द कंपोनेंट विच रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। और सॉल्यूट की डेफिनेशन, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। तो 3 डेफिनेशन पढ़ ली अपनों ने। पहली डेफिनेशन थी हनी भी जो होता है ना, हनी जो शहद होता है उसमें भी क्या होती है? बहुत हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज होती है। बहुत गाढ़ा क्यों होता है? शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है, पानी वगैरह कम होता है। तो वो भी ऐसे ही सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट तुम बोलोगे कि फ्रक्टोज तुम्हारा आपने यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया क्योंकि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हनी में। बट ऐसा नहीं है। तुम हनी को देखते हो तो कौन सी फिजिकल स्टेट में है? थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा विस्कस है, ये मान रहे हैं, फिर भी कौन सी फिजिकल स्टेट में हो? फिर भी वो फ्लूइड है, फिर भी लिक्विड है। ठीक है ना? दैट्स व्हाई फ्रक्टोज इज सॉल्यूट ओनली, सॉल्यूट ही रहेगा, भले ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, फिर भी वो सॉल्यूट ही रहेगा। तो वो डेफिनेशन मैंने आपको तीनों समझा दी। तो कौन कौन सी 3 डेफिनेशन मैंने बताई? अगर रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन जो किताबी डेफिनेशन बोर्ड के लेवल पे होती है, तो इट इज दैट कंपोनेंट, सॉल्यूट के लिए लिख रहा हूँ, which is present in lesser amount by mass in solution. Solvent की पहली definition, it is that component which is present in larger amount by mass in solution. Second definition, you can say it is that component which does not decide the physical state of solution. It is that component which decides the physical state of solution. तीसरी definition क्या देखी solute की? Solute की it loses its identity after formation of solution. इसकी क्या देखी? It retains its identity even after the formation of solution, is called as solvent. ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन के कंपोनेंट पढ़ लिए। अब सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? सॉल्यूशन के एनसीईआरटी की टेबल भी याद करा देंगे। तो सॉल्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स ऑन द, अब किस आधार पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है। अभी तुमने पढ़ा सॉल्वेंट की डेफिनेशन में कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की होगी। तो सॉल्यूशन उस आधार पे 3 तरह के हो गए, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। समझ में आ रही है क्या ये बात? Solution can be of 3 types on the basis of physical state of solvent: solid solution, gaseous solution, liquid solution, solid solution. Gaseous solution की definition क्या होगी? Such a solution in which physical state of solvent is gas is called gaseous solution. Liquid solution की definition क्या होगी? Such a solution in which physical state of solvent is liquid is called liquid solution. Solid solution की definition क्या होगी? Such a solution in which physical state of solvent is solid is called as solid solution. समझ में आ रही है क्या ये बात सबको? तो ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? इट इज इन अकॉर्डेंस विद फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि अभी सीखा तुमने कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करती है। तो अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पता चल गई तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी पता चल गई। तो सॉल्वेंट की 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल है। मैटर है सॉल्वेंट, तो उसकी 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल है। गैस है, लिक्विड, सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी 3 तरह का होगा, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे? फर्दर क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट भी होता है। सॉल्वेंट के अलावा एक और कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्यूट। अब सॉल्यूट की भी तो 3 फिजिकल स्टेट हो सकती हैं, क्योंकि सॉल्यूट भी एक मैटर है। तो 3 फिजिकल स्टेट का इसी ऑर्डर में याद करो, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, GLS ऑर्डर में। ठीक है ना? तो पहला सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा? गैसेस सॉल्यूशन तो नाम है इसका, गैसेस सॉल्यूशन। फिर फर्दर 3 टाइप के, किस बेसिस पे? कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट क्या है इस बारी, है ना? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? अगर घुलने वाली चीज सॉल्यूट भी गैसेस स्टेट में,
तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसे बोला जाएगा गैस इन गैस सॉल्यूशन, जो पहला एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा है। दूसरा क्या बनेगा, जीएलएस फॉर्मेट में चलने दो, इधर गैसेस सॉल्यूशन चल रहा है, तो क्या कहलाएगा, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, है ना, मतलब सॉल्यूट लिक्विड है और किसमें डिसॉल्व हो रहा है, गैसेस सॉल्वेंट में। ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन कौन सा बनेगा बच्चों, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, सॉल्वेंट गैस है तुम्हारा और सॉल्यूट तुम्हारा यहाँ पे सॉलिड है। तो इस तरह के एग्जांपल बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा टाइप बनेगा बोलो, ये लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, such a solution in which physical state of solvent is liquid is called liquid solution। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के फिर से 3 टाइप हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। चलो जल्दी से बोलो, पहला टाइप इसी ऑर्डर में चलने देना, सॉल्यूट को गैस, सॉल्यूट को गैस गैसेस स्टेट में ले लो और सॉल्वेंट तो फिक्स ही है, लिक्विड है, तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा क्या लोगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा क्या लोगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, राइट है ना। एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन, हाँ, अपन एग्जांपल सारे एक साथ याद करेंगे। तीसरा सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की कोई डेफिनेशन पूछे तो सच अ सॉल्यूशन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। फिर से 3 टाइप पे है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, तो फिर इसी ऑर्डर में जीएलएस ऑर्डर में बोलो, सॉल्यूट को गैस स्टेट में ले लो और सॉल्वेंट तो सॉलिड है ही, तो गैस इन सॉलिड बन जाएगा। सॉल्यूट को लिक्विड स्टेट में ले लो, सॉल्वेंट तो सॉलिड है ही, लिक्विड इन सॉलिड, और सॉल्यूट को सॉलिड स्टेट में ले लो तो सॉलिड इन सॉलिड। इस ऑर्डर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब एग्जांपल याद करा देता हूँ एनसीईआरटी के। गैस इन गैस का एग्जांपल है, दिस इज योर अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एनवेलप ऑफ एयर है, जो लेयर है एयर की, उसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर में 2 चीजें होती हैं मेनली 2 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन इज योर 21%। ठीक है ना, 21%। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की वाली डेफिनेशन लगाओ, कौन सा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है यहाँ पे, 78% इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इज 21%। तो एयर में भी सॉल्वेंट कौन सी चीज हो जाएगी तुम्हारी, बोलो, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इज योर सॉल्वेंट और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉल्यूट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात क्या सब, सॉल्यूट। तो गैस इन गैस का एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है, नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन मिक्सचर ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ N2NO2। क्या लिखा हुआ है, N2NO2। और मिक्सचर ऑफ N2 और O2 को क्या बोला जाता है, एयर, क्योंकि 78 और 21 99% तो एयर की यही चीजें हैं, उसके बाद आर्गन और CO2 बहुत 1% नहीं है वो सारी चीजें। तो एनसीईआरटी गैस इन गैस का एग्जांपल क्या लिखती है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एग्जाम ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एयर। अब लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या है बच्चों, लिक्विड इन गैस का क्या एग्जांपल है, तो ध्यान से सुनो। ये बॉटल फिल्मों में बहुत इस्तेमाल की जाती थी और पुराने टाइम पर एज अ एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल किया जाता था, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म, CHCl3, है ना, CHCl3 जैसे क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। ये वॉलेटाइल होता है, हाईली वॉलेटाइल होता है। इसके जैसे ढक्कन खोलते हैं, थोड़ा सा रुमाल लगाते हैं तो रुमाल में आ जाता है, सुंगाते हैं तो सुंगाने से बेहोश हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। तो वॉलेटाइल होती है तो एकदम से क्या है, ये एटमॉस्फेयर में जाके लिक्विड, अभी कौन सी स्टेट में, ये सॉल्यूट है तुम्हारा, लिक्विड स्टेट में, है ना, और आसपास यहाँ पे जाके घूमेगी, यहाँ पे जाके घुल जाएगी। आसपास क्या है तुम्हारे सराउंडिंग में, बोलो, एटमॉस्फेयर या एयर, और एयर की फिजिकल स्टेट क्या है, एयर की फिजिकल स्टेट गैस, तो सॉल्वेंट तुम्हारा गैस है, तो ये क्लोरोफॉर्म लिक्विड गैस में जाकर पूरा घुल जाएगा और अपनी आइडेंटिटी खो देगा। पहले लिक्विड स्टेट में था, आप क्लोरोफॉर्म तुम्हें दिखेगा थोड़ी, एयर में जब घुल जाएगा। एनसीईआरटी लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या साइट करती है, क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड इन, हाँ, और एयर का सॉल्वेंट क्या है, एयर का सॉल्वेंट क्या है अभी बताया, एयर का सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन। एनसीईआरटी लिखती है क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड इन N2, क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड इन N2 क्यों लिखती है, क्योंकि चारों तरफ आपके एयर है और एयर में जो सॉल्वेंट है वो नाइट्रोजन है, तो क्या लिखती है, क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन। समझ में आ रही है, एनसीईआरटी बुक खोल के रखोगे सामने, ये सारे एग्जांपल भी साथ के साथ याद होते जाएंगे। तीसरा एग्जांपल क्या है, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन गैस। तो एक मटेरियल होता है कैम्फर, कपूर जैसे बोलते हैं, है ना, और ये कपूर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कपूर इज सबलाइमेबल सब्सटेंस। ये धीरे धीरे क्या है, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से इसकी वेपर्स बनती है, 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। कैम्फर जो होता है कपूर, वो सबलाइम कर जाता है, डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में पास किए बिना डायरेक्टली वेपर्स बन जाते हैं, कैसा, वेपर फेज में चला जाता है। तो कैम्फर रखा हुआ है आसपास, तो आपके कमरे में अगर कैम्फर रखा है तो कैम्फर धीरे धीरे सबलाइम करेगा, और कहाँ पे जाके डिसॉल्व हो जा रहा है वो, बोलो, अभी तो सॉलिड स्टेट में था पर धीरे धीरे एयर में जाके डिसॉल्व हो गया। तो कैम्फर की ने तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और एयर में जाके वो पूरा घुल गया, तो एयर सॉल्वेंट, एयर में भी कौन सी चीज सॉल्वेंट है, नाइट्रोजन। तो एनसीईआरटी लिखती है कैम्फर डिसॉल्व्ड इन N2, ऐसा ही लिखा हुआ होगा शायद, कैम्फर डिसॉल्व्ड इन N2। समझ में आ रही है बात क्या, यस। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सच अ सॉल्यूशन इन व्हिच फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज लिक्विड। फिर से 3 टाइप का हो गया, आप सॉल्यूट को कैसे स्टेट में ले रहे हो,
और सॉल्वेंट तो तुम्हारा लिक्विड है ही। तो बहुत से अच्छे से एग्जांपल हैं इसके, दो एग्जांपल एनसीईआरटी साइड करती है। एक तो क्या है, अल्कोहल और पानी को मिला लो, है ना। दो देखो, गैस इन लिक्विड, सॉरी गैस इन लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड में गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है बहुत अच्छा बच्चों, कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्यों अपने सस्टेन कर पा रही है, जीवित क्यों है ना। तो पानी के अंदर क्या घुली हुई होती है, कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में से जाके पानी में घुलती रहती है बच्चों, O2 गैस। Oxygen. तो वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO जैसे बोलते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई द एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स। तो ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर जाके घुल गई और अपनी आइडेंटिटी उसने खो दी, पानी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। तो ऑक्सीजन इज योर सॉल्यूट और पानी इज योर सॉल्वेंट। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो गया, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। एक और एग्जांपल बोलना चाहो तो पानी लेते हैं और पानी के अंदर CO2 घोल देते हैं, जिसे बोला जाता है कार्बोनेटेड वाटर। CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बना देता है, कोल्ड ड्रिंक, जैसे H2CO3 बोला जाता है ना। H2 एक कार्बन, दो ऑक्सीजन यहाँ रहे, एक ऑक्सीजन यहाँ रहे, H2CO3। तो ये गैसेस स्टेट में थी CO2, पानी में घुल गई वो, पानी में घुलने के बाद CO2 आपको दिखती थोड़ी है, उसकी प्रॉपर्टी लूज हो गई, और H2O की प्रॉपर्टी रिटेन है ना लिक्विड स्टेट में। तो ये तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया जो कि आपके लिक्विड स्टेट में है, और ये सॉल्यूट हो गया जो कि गैसियस स्टेट में था। तो गैस लिक्विड में जाके घुल गई, तो गैस इन लिक्विड का सेकंड एग्जांपल हो जाएगा कार्बोनेटेड वाटर। समझ में आ रही है क्या बात सबको? Yes, sir. लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है, दो ऐसे लिक्विड, क्या लिक्विड को मिक्स करते हैं तो दो प्रॉपर्टी आती है, या तो मिक्स कर जाते हैं या तो नहीं करते हैं। जो मिक्स कर जाते हैं उन्हें बोला जाता है मिसेबल लिक्विड, जो मिक्स कर जाते हैं उन्हें बोला जाता है मिसेबल। जो नहीं मिक्स करते हैं उसके आगे इम लगा देते हैं तो इमिसेबल हो जाता है। जैसे पानी और ऑयल को मिलाओ तो ऑयल ऊपर ही तैरता है, उसकी डेंसिटी कम होती है इस वजह से, ठीक है। तो इमिसेबल लिक्विड नहीं लेना है, क्योंकि इमिसेबल लिक्विड तो कैसा मिक्सचर बनाएंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर, और तुम पढ़ क्या रहो यहाँ पे, होमोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे कौन से दो लिक्विड लेना होते हैं, तो इथेनॉल जो होता है, अल्कोहल जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी में घुल जाता है H2O, है ना। तो अल्कोहल इन वाटर, कोई सा भी अल्कोहल ले लो, तो मोस्ट कॉमनली एनसीईआरटी बोलती है लोग इथेनॉल पानी मिला के पीते हैं, नीट नहीं पीते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है। तो इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद देखेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये तो बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा हमारे को। देखो इस चैप्टर में कौन से सॉल्यूशन पे हमारा फोकस रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, मतलब सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट लिक्विड ही रहने वाली है। इसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन, वेपर प्रेशर, है ना, ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये इसी लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ती हैं। तो बहुत सारी कोचिंग के मॉड्यूल में इस चैप्टर का टाइटल लिखा होता है लिक्विड सॉल्यूशंस, क्योंकि बेसिकली हम सॉल्यूशन में कौन से वाले सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं, कौन से वाले सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं। और लिक्विड सॉल्यूशन में भी हम कौन से कंपोनेंट के बेसिस पे कौन से सॉल्यूशन पढ़ते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं अपन चीजों को, ठीक है। कई जगह आप इसमें से भी कौन सा पढ़ते हैं, इन तीनों में से, तो इन तीनों में से भी ये वाला पढ़ते हैं, बहुत कॉमन। इसमें आप देखते हो घर में भी पानी लेते हो, उसमें शक्कर डाल दी, तो ये कैसा है, सॉल्यूट जो है तुम्हारा, सॉल्यूट जो है सॉलिड स्टेट में, ग्लूकोज डाल दिया, मान लो सुक्रोज डाल दिया तुमने। वो जो सॉल्वेंट जो है तुम्हारा पानी, वो लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड एंड लिक्विड के एग्जांपल एनसीईआरटी कहती है ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, या आप बोल दो सुक्रोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, या नमक डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो भी डिसॉल्व करना है, घुलने वाली चीज होना चाहिए। सैंड मत बोल देना, क्योंकि वो क्या बना लेगी, सैंड डिसॉल्व्ड इन वाटर तो हेट्रोजेनस मिक्सचर बना। ये ध्यान रखना है कि होमोजेनस मिक्सचर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मालूम है रोजमर्रा की जिंदगी में जो देखते हो, जो होमोजेनस मिक्सचर बनाता है वही बोलना है, तो ठीक है। तो अब तीसरा तरह का सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है सॉलिड सॉल्यूशन की, सच अ सॉल्यूशन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड, सॉलिड की फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड, राइट। चलो यहाँ से देखो, फिर एग्जांपल याद करना शुरू करेंगे। गैस इन सॉलिड, गैस डिसॉल्व हो जा रही है सॉलिड में जाके, गैस डिसॉल्व हो जा रही है सॉलिड में जाके। इसका एग्जांपल क्या है, ये सपोज कर लो दिस इज योर प्लेटिनम मेटल, ठीक है ना, प्लेटिनम मेटल और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इस कंटेनर में बंद है ये प्लेटिनम मेटल, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इज पम्प्ड इनसाइड, हाइड्रोजन गैस को भेजा जा रहा है। हाइड्रोजन गैस अपने हाइड्रोजन के सिलेंडर में भरी हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, जैसे जो हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्यूशन बनने से पहले गैसियस स्टेट में, और सॉल्यूशन बनने से पहले प्लेटिनम कौन से स्टेट में, इट इज अ मेटल। तो सारे मेटल मरकरी को छोड़ के सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, तो ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में प्लेटिनम। अब हाइड्रोजन गैस आई क्यों, तुमने एड्सॉर्प्शन वाला चैप्टर तो पढ़ ही लिया है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी बच्चों, इसके सरफेस पे जाके चिपक जाएगी, क्लिंग कर जाएगी, तो अब आपको दिखेगी थोड़ी हाइड्रोजन गैस। और हाँ चलो, पता कैसे चलेगा कि आपने इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। मान लो पहले यहाँ पे प्लेटिनम मेटल नहीं था, प्लेटिनम का ये ब्लॉक नहीं था, तो इसका कुछ प्रेशर ज्यादा रहा होगा। क्यों ज्यादा रहा होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है बोलो, इस डब्बे में फ्रीली घूमेंगे,
जब अगर कोई मेटल नहीं रखा, फ्रीली घूमेंगे तो चारों तरफ टकराएंगे, मोमेंटम इंपार्ट करेंगे और प्रेशर लगाएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर ज्यादा होएगा। जैसे ही मैंने प्लेटिनम मेटल को इंट्रोड्यूस करा तो ये जो मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में आराम से घूम रहे थे वो सारे आके यहाँ चिपक जाएंगे। जैसे ही यहाँ आके चिपकेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसका प्रेशर लगाना कम हो जाएगा। प्रेशर लगाना कम हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस थी वो जाके इस पे चिपक जा रही है और हाइड्रोजन गैस ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो एनसीईआरटी का लिखती है हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड ओवर, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड ओवर प्लेटिनम, पैलेडियम, बहुत सारे मेटल है, कोई सा भी लिख दो, प्लेटिनम, पैलेडियम एक्सेट्रा। समझ में आ गई? आगे बढ़े बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट, तो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल आपने याद कर लिया। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, amalgam of mercury with अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, sodium. है ना? तो हाँ, मर्करी और मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पारा बोलते, थर्मोमीटर में भी भरा होता है। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब इस मरकरी को किसी भी बर्तन में अगर आप स्टोर करते हो तो बर्तन के अंदर की, मान लो ये दीवारें हैं, मोटी करके बना दी समझाने के, ये कोई भी मेटल का बर्तन है मान लो, है ना, तो सोडियम का या एल्यूमिनियम का बर्तन है, तो इसके अंदर अगर मरकरी को रखा, मरकरी को फिल करा आपने, यहाँ तक फिल करा मान लो ये मरकरी, तो ये सारी मरकरी इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगी और मरकरी गायब हो जाएगी। लिक्विड में तो आप बोलो गायब हो गई, मरकरी कहाँ गायब हो गई? इसके वॉल्स में जाके डिजोल्व हो गई और अमलगम बना दिया। समझ में आ रही है क्या बात? तो ऐसे ही सोडियम के मिक्स, सोडियम के ब्लॉक के अंदर ऐसे रखोगे होल बना के तो सारी मरकरी उसमें घुल जाएगी, उसे बोला जाता है मरकरी, हाँ अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। देखो मेटल के कॉम्बिनेशन जो होता है उसे अलॉय बोला जाता है, और उसमें उस अलॉय में अगर एक कंपोनेंट मरकरी हो तो उसके लिए स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं, अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। समझ में आई बात सबको? कैसे है ये एग्जांपल? तो देखो पहले मरकरी लिक्विड स्टेट में थी और ये जो सोडियम मेटल का ब्लॉक ले रखा था उसमें मैंने ऐसा खांचा काट रखा था सॉकेट, तो ये सॉलिड स्टेट में था। तो अभी भी आप देखोगे जो अमलगम बना है वो सॉलिड स्टेट में ही होगा, और मरकरी जो लिक्विड स्टेट में थी वो गायब हो गई, उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया क्योंकि वो इसके अंदर जाके घुल गई। बट ये सॉलिड वाली जो चीज थी सोडियम, वो अभी भी बना हुआ है, सोडियम के साथ मरकरी अंदर जाके घुल गई, तो अमलगम ऑफ सोडियम विद, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम बन गया। मरकरी ने क्योंकि अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी तो ये क्या लूज कर दी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूट, और यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात सबको? लास्ट एग्जांपल क्या है? Solid in gold. सॉलिड इन सॉलिड, है ना। तो मान लो कॉपर, प्योर कॉपर से ज्वेलरी नहीं बनाए, सॉरी प्योर गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकती, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको मोल्ड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी किसकी मिक्सिंग करी जाती है? कॉपर इज डिसॉल्व्ड, है ना, कॉपर की थोड़ी सी इम्प्योरिटी उसमें ऐड की जाती है, कॉपर को थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो फिर वो अलग अलग शेप के फॉर्म में मोल्ड करने के लिए रेडी हो जाता है, उसकी ज्वेलरी फिर अलग बनाई जा सकती है। तो कॉपर इज डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, उसका फिर नापने का पैरामीटर होता है, कैरेट में नापते हैं, 24 कैरेट तो प्योर गोल्ड होता है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है, इस हिसाब से नापते हैं। तो कॉपर को डिसॉल्व किया जाता है गोल्ड के अंदर, तो कॉपर कम अमाउंट में रहता है और डिसॉल्व कॉपर को भी पिघला लिया तुमने थोड़ा सा और गोल्ड को भी पिघला लिया और एक सांचा बनाया, उसमें कॉपर को भी डाल दिया, जितना अमाउंट तुम्हारे को मिक्स करना है, गोल्ड को भी डाल दिया, दोनों मोल्टन फॉर्म में है, और थोड़ी देर जब वो रूम टेम्परेचर में आएंगे, गर्म करा तो मोल्टन फॉर्म में है, पर सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 27 है, धीरे धीरे ठंडा होगा, यहाँ से हीट को लूज करेगा, ठंडा होने के बाद वापस से जम जाएगा, तो वापस से जम जाएगा तो अब इस ब्लॉक के अंदर, इस अलॉय के अंदर कॉपर भी आ गया और इसके अंदर क्या आ गया? गोल्ड भी आ गया, कॉपर भी आ गया और गोल्ड भी आ गया। तो गोल्ड ज्यादा अमाउंट में है, गोल्ड ज्यादा अमाउंट में तो गोल्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा? सॉल्वेंट हो जाएगा, और कॉपर कम अमाउंट में तो क्या हो जाएगा? कॉपर सॉल्यूट हो जाएगा। इस वजह से ऐसा लिखा है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, तो कॉपर को सॉल्यूट माना है तो गोल्ड को क्या माना है यहाँ पे? सॉल्वेंट माना। समझ में आ रही है क्या बात सबको? हाँ, तो ये एनसीईआरटी के मैंने सारे एग्जांपल तुम्हें याद करा दिए, तो एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल, तो सॉल्यूशन के 9 टाइप हो गए टोटल मिला के इस तरह से, और वो अपने पढ़ लिए। सॉल्यूशन का एक और क्लासिफिकेशन देख लिया, सॉल्यूशन के कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन देखे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, जल्दी से बोलो, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। फिर इसके फर्दर 3 टाइप, गैस इन गैस, वेरी गुड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, फिर जीएलएफ के फॉर्म में, जी इन एल, ठीक है ना, एल इन एल, ठीक है ना, उसके बाद एस इन एल, फिर हो जाएगा जी इन एस, E in L,
LNS, वेरी गुड। SNF, इसके सबके एग्जांपल देख लीजिए। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बेसिस पे, दो कंपोनेंट हो तो बाइनरी, तीन कंपोनेंट हो टर्नरी, चार कंपोनेंट हो तो क्वाटरनरी, है ना। कंपोनेंट देख लिया तुमने, सॉल्यूट जिसको पी से बोला मैंने, सॉल्वेंट ए को बोला। डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3, यहाँ पे भी डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3। सॉल्यूशन का एक और टाइप देखो, सॉल्यूशन का एक और टाइप देखो। सॉल्यूशंस कैन बी dilute solution. Solution can be concentrated solution, dilute or concentrated. तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड से क्या मतलब है अभी आपको मैं समझा, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एक इंसान खड़ा है, इसको मैंने बोला ही इज टॉलर, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली वीक। ये स्टेटमेंट अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। ये बात मैं कह ही नहीं सकता ये टॉलर है, मेरे को बोलना तो पड़ेगा किससे टॉलर है ना। टॉलर खाली टॉलर जैसी कोई चीज नहीं होती, आपको कंपेयर करके बोलना पड़ेगा क्या ये जो पास में जो खड़ा हुआ है ना ये इससे टॉलर है। तो हाइट वगैरह ये सारी जो क्वांटिटीज होती हैं, है ना, वो कैसे टर्म्स होती हैं, दे आर रिलेटिव टर्म। किसी के रिलेशन में आपको बताना पड़ेगा कि कौन छोटा है। मैंने बोला नंबर 10 इज बिगेस्ट नंबर, ऐसा नहीं बोल सकता। 10 इज बिगर नंबर, ऐसा नहीं बोल सकता। मेरे को बोलना पड़ेगा किससे बिगर है, 5 से बड़ा नंबर है, 6 से बड़ा नंबर है, 7 से बड़ा नंबर है। जब नंबर सामने होगा फिर बोलूंगा कि 10 बड़ा नंबर है, खाली ये नहीं बोल सकता 10 बिगर नंबर है ना। 10 स्मॉलर भी तो हो सकता है, अगर उसके सामने वाला नंबर 13 आ गया तो कौन सा नंबर छोटा हो गया, 10 स्मॉलर हो गया। तो बड़ा छोटा है ना, लंबा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, दे ऑल आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे मोशन और ऐसे ही सॉल्यूशन में डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर आल्सो रिलेटिव टर्म। ये डाइल्यूट कंसंट्रेटेड होती क्या चीज है, ध्यान से देखो। मेरे पास सपोज कर लो 4 बीकर हैं, ए बी सी डी, और सब में 100 ml पानी डाल रखा है, ए बी सी डी, सब में 100 ml पानी भर लिया, 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml। अब इसमें क्या करा मैंने, 1 ग्राम नमक डाल दिया NaCl, और इसमें 2 ग्राम NaCl डाल दिया, इसमें 3 ग्राम NaCl डाल दिया, और इसमें 4 ग्राम NaCl डाल दिया, सब में 100 ml पानी। अब मैंने बोला इन दोनों को कंपेयर कर लो जरा, इन दोनों को कंपेयर कर लो। इन दोनों को कंपेयर करा तो किसमें सॉल्यूट का नमक का अमाउंट किसमें कम है, सॉल्वेंट का तो फिक्स है 100 ml पानी सब में, तो नमक का अमाउंट बी में कम है और डी में ज्यादा है। तो आप बोलोगे बी इज डाइल्यूट, बी इज डाइल्यूट। तो खाली ये बोलना सफिशिएंट नहीं, आपको बोलना पड़ेगा बी इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू डी। ये पूरा स्टेटमेंट होगा, है ना। डी के रिस्पेक्ट में बी डाइल्यूट है, ए के रिस्पेक्ट में नहीं है। जब मैं इसको ए से कंपेयर करूंगा तो बोलो ए और बी को कंपेयर कर रहा हूं तो कौन डाइल्यूट है कौन कंसंट्रेटेड है। तो इसमें तुम बोलोगे यार बी वाले में 2 ग्राम ज्यादा नमक है, ए में तो 1 ही ग्राम नमक है, तो कौन सा वाला डाइल्यूट हो जाएगा। ए और बी को कंपेयर करोगे तो ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर्ड टू बी, है ना। तो ए और बी को कंपेयर करेंगे तो ए डाइल्यूट कहलाएगा, और बी क्या हो जाएगा उस टाइम पर, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो मैं बी को क्या एब्सोल्युटली बोल सकता हूँ कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, नहीं, मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा फिर मैं बोल पाऊंगा कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कैसे टर्म होते हैं बच्चों, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स। आपको किसी से कंपेयर करके बताना पड़ेगा तब जाके बात चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है ना। और डेफिनेशन बनाना होगी तो डाइल्यूट में हमेशा क्या चीज हो रही, जब बी और डी को कंपेयर करा था तो सॉल्यूट का अमाउंट कम था यहाँ पे तो डाइल्यूट बोला था। जब ए और बी को कंपेयर करा तो ए में सॉल्यूट का अमाउंट कम था तो डाइल्यूट बोला था, सॉल्वेंट का अमाउंट तो फिक्स ही था। तो डाइल्यूट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली, किसी से कंपेयर कर रहे हो तब, रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आई क्या, बोलो। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन in which relatively lesser amount of solute is present, जिसमें कंपेयर करने के बाद, रिलेटिव वर्ड बहुत जरूरी है, relatively lesser amount of solute is present is called dilute solution। तो कंसंट्रेटेड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब मैंने बी और डी को कंपेयर करा तो डी को कंसंट्रेटेड बोला था, ए और बी को जब कंपेयर करा था तो बी को कंसंट्रेटेड बोला था। किस बिना पे बोला था कि इसमें 2 ग्राम ज्यादा है, इसमें 1 ग्राम इसमें 2 ग्राम। जब इन दोनों को कंपेयर करा तो इसमें 4 ग्राम इसमें सॉल्यूट ज्यादा था। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली, कंपेयर कर रहे हो तभी बोल रहे हो, है ना, एक को बोल के नहीं बोल सकते, एक को रख के कभी भी बात नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली more amount of solute is present, है ना, is called as concentrated solution। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड समझ में आया क्या सबको, yes sir, है ना। तो सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी होते हैं। तो तीसरा क्लासिफिकेशन देखा तुमने,
2 मिनट सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। इतना रिवाइज करो मेरे को जल्दी से, क्या क्या है एग्जाम्पल याद करो। हेलो, आ रही बच्चों आवाज? कैमरे वैमरे कम बंद Yes, करके sir. मत भागा करो, है? दिखते रहा करो। राइट, आज 2-3 बजे तक पढ़ाऊंगा ना, मेरा मन है थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेटेड बैठ। सॉल्यूशन के टाइप्स तुमने देखा, हंसने हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं करता हूँ, तो पढ़ाने बैठा तो हंसना मत। सॉल्यूशन सॉल्यूशन के मैंने आपको टाइप्स बता दी। किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करा, कोई बता सकता है? खाली नाम नाम। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैंने ए बोला, ए लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर इसको फर्दर क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट को बी बोल दिया। दूसरा क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस। तीसरा मैंने क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कम है रिलेटिवली तो डाइल्यूट, सॉल्यूट ज्यादा है रिलेटिवली तो इट इज कंसंट्रेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। चौथा टाइप बताने वाला हूं मैं सॉल्यूशन का, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कितना डिसॉल्व हो सकता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, है ना, डिसोल्यूशन, घुलने की कैपेसिटी पे। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। मान लो ये 100 ml पानी लिया मैंने, 100 ml पानी, इसमें मैंने बता दिया 100 ml पानी अगर लोगे तो इसमें 40 ग्राम NaCl, एक नंबर बता रहा हूँ समझाने के लिए, है ना, ट्रू वैल्यू नहीं है, 40 ग्राम NaCl मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है। पर अभी मैंने जैसे मैंने डेटा बता दिया तुम लोगों को, तो तुमने एक स्टूडेंट को बोला कि उसको बना के लाओ सॉल्यूशन को NaCl, उसने तो क्या करा, खाली 5 ग्राम नमक ही डाला, 5 ग्राम नमक डाला 100 ml पानी में, तो कैसा सॉल्यूशन है? क्या मैक्सिमम कैपेसिटी तक घुला हुआ है क्या ये? क्या कि और इसके अंदर सॉल्यूट आ सकता है, NaCl और आ सकता है क्या? अभी कितना NaCl और आ सकता है? इसमें तो 5 ग्राम ही डाला है, कितना और आ सकता है? 35 ग्राम। 35 ग्राम। हाँ, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को घोला जा सकता है एट अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूट को क्या बोला जाता है? ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ये अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, ये सॉल्यूशन अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, तो ऐसे क्या बोला जाएगा? इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, हम क्लास में मान लो 20 कुर्सियां हैं, 20 चेयर्स आर देयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 20 चेयर्स हैं, और बैठने वाले बच्चे मान लो, चलो ये कितनी बना दी, 6 चेयर्स हैं, और अभी बैठने वाले बच्चे खाली 2 ही हैं, 1 2। तो ये अभी क्लास की कंडीशन कैसे है? 6 चेयर्स हैं तो कितने स्टूडेंट आके बैठ सकते हैं इसमें? 6 स्टूडेंट्स आके बैठ सकते हैं, पर अभी कितने बैठे हैं इसके अंदर? 2 बैठे हैं। तो अभी कंडीशन कैसी है? कैसी कंडीशन है अभी? ये अनसैचुरेटेड है ना, तो अभी 4 बच्चे और आके बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, है ना, 4 बच्चे और आके बैठ सकते हैं। तो अभी कंडीशन कैसी है क्लास की? कंडीशन ऑफ क्लास इज अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड। सेकंड देखो जरा, अब क्या हुआ, 4 बच्चे और आके बैठ गए बाहर से, दूसरे क्लास के, मैंने बुलाए तो 4 बच्चे और आके बैठ गए। तो अब कैसी कंडीशन हो गई? 4 बच्चे और आके बैठ गए, तो जितनी चेयर्स है उतने ही मैंने क्या कर दिया, बच्चों को बिठा दिया। तो वैसे ही 35 ग्राम और घुल सकता था। अच्छा, इस बीकर का टेम्परेचर कितना है? जो रूम टेम्परेचर है, सपोज कर लो 21 डिग्री सेल्सियस। ये चीज इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि तापमान बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, ज्यादा चीज घुल जाती है। चाशनी को गर्म करते हो, पानी, हाँ, ज्यादा टेम्परेचर करते हो ज्यादा शक्कर घुलती है ना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पढ़ेंगे आगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना, ज्यादा घुल जाता है वो। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी अपन सॉल्यूशन को अब क्लासिफाई कर रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी के बेसिस कितना घुलता है। तो अब अगर मैंने मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो ज्यादा घुलने लग जाएगा, तो आपको टेम्परेचर बताना भी जरूरी है, कौन से टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो। और प्रेशर भी, मान लो बाहर का प्रेशर अभी 180 है, आप सी लेवल पे हो मुंबई वगैरह, ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो बाहर का प्रेशर घटता जाएगा, 0.8 0.9 ऐसा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है। ज्यादा प्रेशर होता है तो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आता है, कम प्रेशर होता है तो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आता है। मेनली गैसेस सॉल्यूशन होते हैं, तो है ना। तो यहाँ पे वो नहीं है, बट ये कंडीशन दोनों बोलना पड़ती है, एट अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ध्यान से सुनो, ये कंडीशन जब 40 घुल सकता है, 40 ही घुल दिया, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, बच्चे ने क्या करा, और डाल दिया, बोला 40 तो डाल दिया, 5 ग्राम और डाल दो, है ना। 5 ग्राम और डाल दो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के उसको घोल दिया या ज्यादा स्थिर कर दिया उसी टेम्परेचर पे, तो भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर मतलब इज नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना, जो रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो स्टिर करोगे तो ज्यादा तेजी से वो करेंगे तो टेम्परेचर नियरली लोकल टेम्परेचर बढ़ी जाएगा, तो ज्यादा घुल जाएगा। तो 45 ग्राम घुला करता था आपका, सॉरी 40 ग्राम मैक्सिमम घुला कर सकता था, पर आपने बहुत ज्यादा उसको स्टिर कर दिया तो 45 ग्राम घुल गया वो, है ना। और जैसे ही आपने स्टिर करना छोड़ा, वापस से वो सॉल्यूशन कंडीशन स्टेबल होगी, कम ब्राउनियन मोशन होगा, कम ब्राउन, चम्मच से हिलाना बंद कर दिया तो फिर वापस से वो जो ज्यादा घुला था सॉल्ट, वो वापस से नीचे आके सेटल हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए जो अनस्टेबल सॉल्यूशन बना है, जिसमें फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूएंट में ज्यादा सॉल्यूट घुल गया, जितना घुल सकता था उससे ज्यादा घुल गया, टेम्परेचर बढ़ा के करा है, चम्मच से ऐसे हिला के करा आपने, तो क्या होएगा उस सॉल्यूशन में जिसमें ज्यादा सॉल्यूट घुल गया, है ना, देन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है बच्चों, सैचुरेशन से भी ज्यादा हो गया तो क्या बोला जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। जैसे आप क्या है, बसों में जाते हैं तो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन ही तो रहती है। मान लो 6 सीट है तो भी बच्चों को भी बिठा दिया, ये लो, एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, तो 6 सीटें हैं और 8-10 इंसान बैठ गए। तो ये कौन सी कंडीशन होती है बसों में, अपने इंडिया की बसों में तो 40 पैसेंजर हैं तो 60-65 बिठा रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन होती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह के हो गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक और कौन सा हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड, है ना। डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसकी, क्या कौन सी क्या डेफिनेशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है और तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 40 घुल गया, इससे ज्यादा और नहीं घुल सकता, अ सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute can be dissolved at a given condition of temperature and pressure is called as saturated solution। दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, a solution that contains maximum amount of solute dissolved या maximum capacity of solute dissolved at a given temperature and pressure is called as saturated solution। saturated solution की definition फिर से रिपीट करता हूँ, एक और बार बोलता हूँ, a solution in which no more solute can be dissolved further at a given temperature and pressure is called as saturated solution। unsaturated की क्या बन जाएगी, इस जैसे डिफाइन करो, a solution in which more amount of solute can be dissolved at the given temperature and pressure is called as unsaturated solution। ऐसे ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, a solution which contains more amount of solute as more than the maximum amount of solute that can be dissolved is called as super saturated solution। समझ में आ रही है क्या बात सबको, बोलो। Yes. इतने सारे टाइप पढ़ लिए, सबको याद हो गई ये चीजें, आगे बढ़े क्या, थ्योरेटिकल चीजें से आगे बढ़े, Yes. एग्जाम्पल याद कर लिए, सॉल्यूशन के टाइप पढ़ लिए। अब अपने को स्टार्ट करना है एक चीज जिसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, तो ये तरीके हैं सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के। तो वेज टू डिस्क्राइब, दीज आर द वेज टू डिस्क्राइब हाउ मच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन हाउ मच सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है कितने सॉल्वेंट में, हाउ मच सॉल्यूट is dissolved in how much solvent, how much solute is dissolved in how much solute is dissolved in how much solvent, कितने solvent में या कितने solution में कितना solute dissolved है। इसी को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन।
ये वो तरीके हैं जिससे आप बता सकते हो कि कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में घुला हुआ है, इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन टर्म। समझ में आ रही है बात क्या? तो कंसंट्रेशन तुम दो तरीके से बता सकते हो, कंसंट्रेशन दो तरीके से बताए जा सकते हैं सॉल्यूशन के। पहला तरीका क्या होता है, क्वालिटेटिव टर्म्स, नंबर में आप नहीं बता रहे हो, है ना, खाली कम ज्यादा इंग्लिश में मोर मोर, है ना, मोर मोस्ट ऐसे करके बता रहा हूँ। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, ये जो चीजें हैं ये कैसे के नंबर थोड़ी बता दो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड है। तो ये कैसा टर्म कहलाते हैं, ये वाली वे कौन सा कहलाता है, क्वालिटेटिव टर्म्स। दूसरा तरीका कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव। समझ में आ रही है बात क्या, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेज। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सिंपली तुम्हारे को बताया किस तरह से कंसंट्रेशन बताया जाता है, जिसमें सॉल्यूट कम है एज कंपेयर टू द अनदर सॉल्यूशन, उसे क्या बोला जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन पहले ही देख लिया था। जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेटेड। यहाँ तुम नंबर नहीं बताते हो कितना डाइल्यूट कितना कंसंट्रेटेड, तो खाली यहाँ से स्पीक बोलते हो, इसमें कम घुला हुआ है, इसमें ज्यादा, कम ज्यादा। जैसे इसमें कम शक्कर है, इस प्याले में ज्यादा शक्कर है, इसमें और ज्यादा शक्कर है, इसमें सबसे ज्यादा शक्कर है। फिर इससे आगे क्या बोलोगे, इंग्लिश में 3 ही तो डिग्रीज होती हैं, तो उसके बाद खत्म बात, है ना। तो ये वाली चीज इज नॉट गुड वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने का ये एक अच्छा तरीका नहीं होता। ये 2-3 सॉल्यूशन हो घर में, 2-3 प्याले चाय हो, तो बस वो ठीक है बताने के लिए, उसके अलावा फिर आप नहीं बता सकते केमिस्ट्री में। तो फिर आपको दूसरा तरीका क्या अपनाना पड़ता है, क्वांटिटेटिव वाला तरीका, राइट। तो क्वांटिटेटिव वाला तरीके को बोला जाता है, क्वांटिटेटिव तरीके से जिन जिन तरीके से तुम कंसंट्रेशन बताते हो उन्हें कंसंट्रेशन टर्म्स बोला जाता है। क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। concentration terms are the ways to describe how much solute is dissolved in how much solvent। चलो अब तरीका पहले स्टार्ट करते हैं, concentration terms। ध्यान से देखिए, concentration terms की स्टडी स्टार्ट करेंगे। इसको दो क्लासेस में अपन बांटेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलो, और दूसरा क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में जिस वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाएंगे जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम का टर्म आता है, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो सारे कंसंट्रेशन वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम एक्सप्रेशन या वॉल्यूम प्रेजेंट, वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, जैसे मोलारिटी केस में आता है। तो वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ऐसे टर्म जिसमें वॉल्यूम का, ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे हो जाएंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ में आ रही है बात, कह सकते हो, है ना। एक एक करके अब पढ़ना, एक एक करके अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम आता है, कंसंट्रेशन टर्म, उसको अपन बोलते हैं मोलारिटी, कैपिटल एम, ठीक है ना, MOLARITY, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। इसका फॉर्मूले से डेफिनेशन याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं पहले अपन, मोलारिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बनाएंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, यूनिटरी मेथड से। ध्यान से देखते जाना सब लोग। ये बीकर है, ठीक है ना, ये मान लो अभी इसमें सपोज कर लो 200 ml पानी है, 200 ml पानी है, सॉल्यूशन वही बनाया अभी अभी खाली सॉल्वेंट है, 200 ml इज वाटर H2O, ठीक है, दिस इज योर सॉल्वेंट। और इसके अंदर तुमने NaCl के 2 मोल्स बोल दिए, कितने, 2 मोल्स, ठीक है। तो आप बोलोगे 200 ml, अच्छा एक बात याद रखो, ये कौन से तरह का सॉल्यूशन है, बाइनरी या टर्नरी, दो चीजें मिली हुई, कैसा सॉल्यूशन है पहले तो बताओ। बाइनरी में भी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैसा है, लिक्विड, गैसेस या सॉलिड। बीकर में भरा हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशन, कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी कौन सा टाइप है, सॉलिड की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है, नमक, सॉलिड स्टेट, और सॉल्वेंट जो है लिक्विड स्टेट में। तो कौन से लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड एंड लिक्विड टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। अब इसमें इस तरह के सॉल्यूशन में एक प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 200 ml पानी है सॉल्वेंट का वॉल्यूम, तो वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है इस केस में, तो आपको मालूम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, स्पेस बिटवीन देम, तो उनके बीच बीच में क्या होती है, जगह होती है। और आपने जो ऐड करा है सॉलिड वाला,
तो सॉलिड सॉल्यूट ऐड करा, जैसे नमक के पार्टिकल, वो बीच बीच में जाके सेटल हो जाते हैं तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, एक बकेट है आपके पास 20 लीटर की, उसमें आपने बहुत सारी बॉल्स को रख रखा है, बहुत सारी बॉल्स, बड़ी बड़ी बॉल्स ऐसे डाल रखी है ना। तो अब आप यहाँ पे इसमें मान लो बाहर से सेंड डालते हो, बालू रेत डालते हो, तो क्या ये बॉल्स बाहर आ जाएंगी? क्या उतनी ही रहेंगी? सेंड कहाँ पे जाके सेटल हो जाएगा बच्चों? बीच बीच में जाके सेंड भर जाएगा, पर ये बॉल्स जो हैं उससे बाहर, बाल्टी से बाहर नहीं गिरेंगी। क्यों नहीं गिर रही हैं? क्योंकि सेंड कहाँ पे जाके अकोमोडेट हो जा रहा है? बोलो। बॉल्स के बीच में जो स्पेस है वहां जाके अकोमोडेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है, कौन सा, सॉलिड इन लिक्विड वाला, उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैंने बोल दिया पानी का अमाउंट 200 ml है, तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 200 ml ही, क्योंकि जो सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूट डालने के बाद, उसका भी वॉल्यूम क्या रहा? वही रहा। तो 200 ml सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा इस केस में। समझ में आ रही है बात? अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपने थोड़ा सा पानी लिया है 100 ml और उसमें 20 ml अल्कोहल डाल दिया है ना, 20 ml अल्कोहल डाल दिया, तो फिर क्या होएगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैन बी नियर अबाउट 120 होएगा, है ना। तो नेगेटिव डिविएशन दिखाया अगर तो कम भी हो सकता है ना, पॉजिटिव डिविएशन दिखाया तो बढ़ भी सकता है। तो ये नहीं बोलूंगा 100 + 20 इज 120, ऐसा नहीं होता है वॉल्यूम के केसेस में, है ना। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि 100 ml को मिलाया 20 ml में, तो ये जरूरी नहीं है कि 120 ml होगा, है ना। 120 से ज्यादा भी हो सकता है और 120 से कम भी हो सकता है। दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। वॉल्यूम इज नॉट अ एडिटिव क्वांटिटी, वॉल्यूम जुड़ने वाली क्वांटिटी नहीं है डायरेक्टली। 100 ml + 20 ml इज नॉट 120 ml, राइट। इसका रीजन भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक और बार अगर मैं बताऊं, अगर मान लो ये एक ग्रुप है ना, ये एक क्लास है, 9 बच्चे हैं इसमें, ये इतनी दूर दूर बैठे हैं, है ना। और दूसरी क्लास है बी क्लास, उसमें भी बच्चे ऐसे इस इतने सेपरेशन पे बैठे हैं। अब दोनों को मिक्स करा गया, दोनों क्लास को बोला कि कॉमन क्लास लेंगे, एक साथ बैठेंगे। तो एक साथ बैठेंगे तो क्या हुआ, इनमें बनती नहीं थी तो ये दूर दूर हो गए ना। बीच में ये वाला आ गया, बीच में लाल वाला पार्टिकल आके बैठ गया, तो ये भी दूर दूर हो गए। दूर दूर होने मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब ही क्या? पार्टिकल अगर दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सॉलिड की वॉल्यूम कम क्यों बोलते हो? कि पार्टिकल पास 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 हो जाते हैं। वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वाटर एक्सेप्शन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैविटीज बन जाती है। तो पार्टिकल पास पास है तो वॉल्यूम कम हो जाती है। लिक्विड स्टेट में जब ज्यादा, पानी को छोड़ के बात हो रही, पानी की बात नहीं हो रही, दूसरे मटेरियल की बात हो रही, तो थोड़े थोड़े पार्टिकल दूर हो जाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब गैसेस मिल जाते हैं तो और दूर दूर चले जाते हैं तो वॉल्यूम और बढ़ जाता है। तो अगर जो मिलने वाले सब्सटेंस है ए और बी, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ए पार्टिकल के बीच में, बी पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है, और बनने वाले मिक्सर के पार्टिकल ए बी के पार्टिकल के बीच में वही दोस्ती है। जैसे ए और बी, ए के बच्चों के बीच में खुद में थी, बी के बच्चों में खुद में थी, और ए बी के बच्चों में भी अगर सेम तरह की दोस्ती है, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी कैप वही रहेगा, वॉल्यूम ऐड हो सकता है उस केस में, उसे आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। पर ऐसे केस जिसमें मान लो नेगेटिव डिविएशन, मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे हैं, दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेल्टा वी मोर देन 0 आएगा। और अगर मान लो लाइक करते हैं, इतनी इतनी क्लोजनेस हो गई कि ना, ए वाले बच्चों में नहीं थी, बी वालों में नहीं थी, तो ए बी मिले तो बॉल पास पास आके बैठ गए, पास पास आके बैठ गए, तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उस केस में उसे क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव डिविएशन, है ना। क्या बोला जाएगा उसे? सॉरी, नेगेटिव डिविएशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डेल्टा वी इज लेस देन, उस केस में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। नेगेटिव डिविएशन, राइट। पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन दिखेंगे। समझ में आ रही है बात? क्या मैंने जो बोला उसको उल्टा कर लेना। नेगेटिव डिविएशन के केस में इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। पॉजिटिव डिविएशन के केस में उनके बीच में लाइकिंग नहीं है तो दूर दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम उसमें क्या हो जाएगा? इस केस में बढ़ जाएगा, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। तो इस वजह से बोलते हैं वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता है। 100 ml में 20 ml बनाया तो 120 ml हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बार बार मैं बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मान लो 20 ml इथेनॉल ले रखा है, वो बोले 100 ml सॉल्यूशन बनाना है। तो 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए ये नहीं बोलते हैं कितना पानी डाल दो, लोगों को लगता है 80 ml पानी डाल दो बस तो 100 ml हो जाएगा। 80 जरूरी नहीं है। मान लो अगर इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन चल रहा है, नेगेटिव इंट्रैक्शन, है ना, तो ज्यादा पानी भी डालना पड़ सकता है ना। पॉजिटिव इंट्रैक्शन चल रहा है तो 80 ml से कम पानी भी डालोगे और वो दूर दूर हो गए तो अपने आप वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लिक्विड का 100 ml हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है, इसलिए बोला जाता है हमेशा 100 ml के मार्क तक आप डाल दो। क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर इज एडेड सो एज टू मेक द सॉल्यूशन 100 ml, ऐसा लिखा जाता है प्रैक्टिकल कॉपीज में। क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर इज एडेड, क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं है 80 ml ही डाला जाए। 78 ml डाला और वो दूर दूर हो गया पार्टिकल और वॉल्यूम क्या हो गया? 100 ml, ठीक है। या मैंने मान लो 85 ml डाला और पास पास हो गए
पार्टिकल्स मिलने के बाद तो 100 ml हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 80 ml ही डालना पड़े। समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. ओके। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स अपने ने क्या बोला कि 200 ml पार्टी थी, 200 ml सॉल्यूशन था, उसमें कितने मोल्स हैं बोलो? 2 मोल्स थे। ऊपर मैंने जो एग्जांपल बनाया 2 मोल्स मैंने नमक के डाले थे। तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? 200 ml सॉल्यूशन मतलब 200 इंटू 1 ml, तो 200 इंटू 1 ml सॉल्यूशन में 2 मोल्स हैं। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितने होंगे बोलो? 1 ml सॉल्यूशन में कितने होंगे? 200 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 200 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 2 बाय 200। पर आपको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अपन जाते हैं कि 1000 ml में कितने प्रेजेंट है, मतलब 1 लीटर पानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है। 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। तो फिर क्या करोगे आप? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 सा 5 सा 2 5 सा कितना हो जाएगा? 10। तो ये आंसर हो जाएगा। इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 10 मोलर। समझ में आ रही है बात? तो मोलारिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। भले ही वो 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं होगा तो बी यूनिट आपके मार्क्स अगर 100% में क्यों बोलते हो? तुम्हारे तो 100 में से आते ही नहीं है नंबर, तो 100% में कन्वर्ट कर देते हो ना, होता है तो मैथमेटिकली कन्वर्ट कर देते हो। भले ही तुम्हारे पास सॉल्यूशन 100 ml हो, भले ही तुम्हारे पास सॉल्यूशन 5 ml हो, पर जब तुम एक्सप्रेस करोगे कंसंट्रेशन तो उसको कितने वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर दोगे? 1 लीटर में। समझ में आ रही है बात सबको? क्या है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है फिर? अभी यूनिटरी मेथड से तुमने देखा कि फॉर्मूला जब निकाल रहे हैं मोलरिटी का तो क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, 2 लीटर पानी था उसमें 4 मोल थे सॉल्यूट के, है ना? तो मोलरिटी निकालना यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हो। 2 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे? वही मोलरिटी है, 4/2। 4/2 करा तो आंसर 2 आ गया। तो देखो ये न्यूमरेटर में 4 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में 2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिटरी मेथड से ही ये फॉर्मूला बन के आया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको एक्सपांड करो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मास भी सॉल्यूट का आएगा, मोलर मास भी सॉल्यूट का आएगा। और नीचे क्या चल रहा है डिनोमिनेटर में? 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पर अगर मान लो तुम्हारे को क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो मान लो ml में दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, तो ml को कन्वर्ट करने के लिए 1 ml बराबर तुम जानते हो कितना होता है? 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर तो ml में रख दो, पर 1/1000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली लीटर में आ जाएगा। ml में आप रख सकते हो पर ओवरऑल अभी भी लीटर में आ गया है ना? ml में आप रखने को यहाँ रख सकते हो पर 1000 से आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करा है ना 1/1000 से, तो आ गया है वो लीटर में, बट ml में यहाँ डाल सकते हो तो ये 1000 फिर ऊपर चला जाता है। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है तुम्हारा? सबसे बड़ा फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 का फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पर इन दोनों को मिला के ये वॉल्यूम फिर से लीटर में आ गया है ना? रखने को यहाँ लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में रखा जा सकता है, बट आपने कन्वर्ट कर दिया उसको लीटर में, वो है लीटर में ही। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो ये कैसा टर्म है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों वॉल्यूम आने से टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है? दो रीजन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, है ना? इस बीकर में पानी रखा हुआ था, तो पानी के अंदर मान लो 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी था और इसके अंदर मैंने 2 मोल्स NaCl के डाल दिए। 1 लीटर पानी बोला, अगर मैंने 1 लीटर वाटर बोला तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 1 लीटर हो जाएगा क्या? बोलो। क्योंकि जो मैंने सॉल्यूशन बनाया सॉलिड एंड लिक्विड का बनाया है, NaCl तो बीच बीच में जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, वो वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, 2 मोल NaCl डाला 1 लीटर पानी के अंदर। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैंने इसको स्टोव पे रख के गर्म करना चालू कर दिया। गर्म करना चालू करूंगा तो क्या चीजें होंगी? गर्म करना चालू करूंगा तो क्या होता है बच्चों? ड्यू टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाते हैं, दूर 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 ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो देयर इज थर्मल एक्सपांशन। क्या हो जाता है? लिक्विड का भी हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? थर्मल एक्सपांशन, दूर दूर चले जाते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। दूर दूर जाने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन जो भी होता है सिंबल उसका, वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है वॉल्यूम? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो थर्मल एक्सपांशन होगा और लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया सॉल्यूशन का तो मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ जा रहा है, तो वॉल्यूम मोलरिटी क्या हो जाएगी? मोलरिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात?
तो वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, देखो एक और इसका रीजन है कि अगर आप हीट करोगे तो मान लो सॉल्यूट का तो वेपर नहीं बनता है, तो जिसका भाप नहीं बनता उसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। कौन सा कंपोनेंट है ये? नॉन वोलेटाइल। अपने सॉल्यूशन भी ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब जो खुद उड़ते नहीं है, इवेपोरेट नहीं होते हैं, बस दूसरे की जगह घेर लेते हैं, उसको भी जाने नहीं देते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है ये। और तो सॉल्वेंट वोलेटाइल है, पानी तो इवेपोरेट होगा हीट करोगे तो, पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होते जाएंगे? बाहर जाते जाएंगे। पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाते जाएंगे तो क्या होएगा? बोलो, कुछ असर आएगा क्या उससे? थोड़ा सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? कंसंट्रेटेड होता जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या? अब कम अमाउंट है, वो कम लिक्विड है, वॉल्यूम का कम अमाउंट है, अपने क्या कहते हैं सॉल्वेंट पक्का, और उसमें उसमें ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होने लग जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रीजन ये भी है, बट मेन रीजन इसका आप ऐसे ही समझ सकते हैं, है ना। ये रीजन इतना इसके कंपैरिजन में इतना वो नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मोलैरिटी। दूसरी चीज देखें आप, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलोगे? मोलैरिटी की डेफिनेशन फॉर्मूले से बोलो। पहला फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से सब लोग एक्टिव रहो, है ना, अटेंटिव रहो, एनर्जेटिक रहो, है ना। आवाज हो, कैमरे वेमरे बंद मत करो, थोड़ा बोलते रहो। इसकी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से ही बनाएंगे अपन। मोलैरिटी इक्वल टू का साइन होता है मेरे इसमें, इज डिफाइंड एज, सभी मेरे इसमें क्या, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, फिर क्या आ रहा है? न्यूमरेटर बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको बोलोगे आप डिसॉल्व्ड इन, या पर भी बोलते हैं, डिसॉल्व्ड इन। और डिनोमिनेटर क्या है? वॉल्यूम। उसको उसकी यूनिट के साथ 1 कर दो, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है, उसके नंबर को 1 कर दो, तो डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। और क्या चीज है ये? सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, है ना। इसका एक्सपेंडेड फार्मूला भी देख लिया, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 का फैक्टर आ रहा है तो वॉल्यूम इन ml, और अगर 1000 का फैक्टर नहीं लिख रहे हो तो वॉल्यूम इन लीटर ही आपको लिखना है। ये मोलैरिटी का फार्मूला हो जा रहा है। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं अपन, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म दैट इज योर, अब मिक्स करा के पढ़ा रहा हूँ चलो मैं, फिर बाद में हम वापस से उस टेबल पे आ जाएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सेकंड कौन सा है? फर्स्ट आपने पढ़ दिया मोलैरिटी। अच्छा, उसकी यूनिट भी बता दो उस फॉर्मूले को देख के, उसके बाद मोलालिटी पे जल्दी। हाँ, मोल पर लीटर, इस फॉर्मूले से आसानी से रटना नहीं है, इस फॉर्मूले से आसानी से बता सकते हो। अपने यहाँ पे क्या देख रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो दैट इज योर मोल। नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल हो जाएगी यूनिट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? लीटर, मोल पर लीटर, तो लीटर को ऊपर पहुंचा दो, मोल लीटर इनवर्स, या एक और उसको बोलते हैं क्या, मोलारिटी की जो स्पेलिंग है उसमें से पहले 5 लेटर, है ना, मोलर। और सिंबल क्या यूज करते हैं इसका? कैपिटल एम। क्या यूज करते हो? कैपिटल एम इज द सिंबल ऑफ दिस यूनिट, दिस क्वांटिटी। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलो, टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो वॉल्यूम आ रहा है तो कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों बोले कोई तो बोल देना कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या है? सेकंड चीज क्या है? मोलालिटी, आर की जगह एल आ गया बस यहाँ पे। मोलालिटी और इस क्वांटिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। और ये भी बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। मान लो तुम्हारे पास 2 किलो पानी है, 2 किलो पानी मतलब कितना पानी? 2 लीटर पानी, क्योंकि मैंने बताया प्योर वाटर के लिए डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml की बात होती है। तो जितना अगर आप मास में बोल रहे हो तो वॉल्यूम में भी वही नंबर होगा, 2 लीटर के बराबर होगा, 2000 ml के बराबर। तो 2 kg तुम्हारे पास पानी है और इसके अंदर तुमने 2 मोल ग्लूकोज डाल रखे हैं। ग्लूकोज के कितने मोल है तुम्हारे पास? ग्लूकोज के कितने मोल्स इसमें डालें? 2 मोल्स डालें। तो 2 kg पानी में 2 kg पानी सॉल्वेंट है तुम्हारा, तो 2 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स घुले हुए हैं तुम्हारे पास? 2 मोल्स। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने घुले हुए होंगे? 1 kg सॉल्वेंट में कितने घुले हुए होंगे? 2/2। आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो दिस इज मोलालिटी, कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल डले हुए हैं, बस दैट इज मोलालिटी। 1 kg, भले ही तुम्हारे पास 1 kg नहीं है तो क्या हुआ, तुम बोलोगे 1 kg में से, है ना। जैसे प्रेशर पर यूनिट एरिया कर देते हो, तो आप क्या करना चाह रहे हो? भले कितना भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो या कितना भी वेट हो, और आपको एक्सप्रेस कर देते हो उसको यूनिट अमाउंट में। जैसे आप अपने मार्क्स परसेंटेज में बता देते हो आउट ऑफ 100, वैसे इस चीज को 1 में एक्सप्रेस कर देते हो, आसान हो जाती है चीजें। ठीक, हाँ। जिसको भी आप एक्सप्रेस करते हो यूनिट अमाउंट में, वो सारी क्वांटिटी बन जाती है इंट्रिंसिक क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटी? थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था, ये सारी क्वांटिटीज क्या बन जाती है? इंट्रिंसिक क्वांटिटी। इंट्रिंसिक क्वांटिटी मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेंगे। मोलारिटी मोलालिटी कैसे, ये भी अभी आगे समझाने वाला। अच्छा, यहाँ से फॉर्मूला बना लो, मैंने यूनिटरी मेथड से लिख दिया। तो न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, जो कि क्या था? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले आ जाएगा न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
डिनोमिनेटर में क्या, ये 2 क्या था, 2 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। मास को W से यूज कर लेते हैं क्योंकि M सिंबल अपनों ने मोलारिटी मोलालिटी का यूज कर लिया, तो WB, तो WB आएगा, WA आएगा, सॉरी WA आएगा, क्योंकि किसका मास लेना है आपको, सॉल्वेंट का मास लेना है। WA कौन सी यूनिट में, kg में लेना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोलालिटी का। इसको एक्सपांड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। पर अगर तुम्हारे को क्वेश्चन में इसको ग्राम में दे रखा है तो क्या करना है, फिर तुम्हारे को 1000 का फैक्टर आ जाएगा। अगर ग्राम में दे रखा है तो फिर से वही 1 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 का फैक्टर आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में आ जाएगा तुम्हारा, ग्राम में आ जाएगा। दिस इज फॉर्मूला, यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूमरेटर में तुम्हारा मोल है, मोल, और यहाँ पे केजी, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, या इसी को शॉर्ट में बोला जाता है। इसकी स्पेलिंग में से शुरू के 5 लेटर ले लेते हैं, दैट इज योर मोलल, है ना। और मोलल को ही अपन फिर शॉर्ट में सिंबल बनाते हैं, तो स्मॉल एम बोल देते हैं, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो इसके फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम आ रहा है क्या, देखो कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है, मोलर मास कांस्टेंट है किसी एक सॉल्ट के लिए, कंपाउंड के लिए। मास ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास भी नहीं डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंट्रिंसिक क्वांटिटी है एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी, तो ये जिसमें भी आप पर यूनिट डिफाइन कर रहे हो वो सारी कैसी क्वांटिटी होती है, इंट्रिंसिक। क्या मतलब है इंट्रिंसिक का, वो अभी आपको आगे बताने वाला, ठीक है। तीसरी क्वांटिटी कौन सी हो गई, जल्दी से बोलो, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तीसरी क्वांटिटी इज योर मोल फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन, ध्यान से सुनो। सपोज एक बहुत बड़ी ट्रे है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे पास 4 रेड कलर की बॉल है और 6 ग्रीन कलर की बॉल है, 6 ग्रीन कलर की बॉल। तो टोटल कितनी बॉल हो गई यहाँ पर इस ट्रे के अंदर, 10 बॉल्स हैं टोटल। कितनी है, टोटल बॉल्स आर 10 बॉल्स आर देयर इन दिस टम्बलर। इस ट्रे में 10 बॉल्स हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं रेड कितनी है, 10 बॉल में से 6 बॉल कितनी है तुम्हारी, 6 रेड balls are there in total 10 balls, red ball सॉरी 4 red balls are there in total 10 balls। तो या ऐसा उल्टा करेंगे, यूनिट में टोटल 10 balls हैं और उसमें रेड बॉल कितनी है, बोलो 4 रेड balls are there। तो अगर टोटल तुम्हारे पास 1 बॉल होती, यूनिटरी मेथड का मतलब क्या, टोटल तुम्हारे पास 1 बॉल होती तो रेड कितनी होती, 4/10, 10 को ट्रांसपोज कर लो, 4/10 होती। तो ये जो फ्रैक्शन है इसे बोला जाता है फ्रैक्शन। 1 में से कितना, 1 में से कितना हिस्सा इसका है, इसे बोला जाता है क्या, फ्रैक्शन। किसी भी चीज का फ्रैक्शन, यहाँ पे बॉल्स का आपने नंबर का फ्रैक्शन निकाल दिया। ऐसे ही केमिस्ट्री में नंबर को रिप्रेजेंट करते हो मोल से। तो ये पार्टिकल्स ही तो हैं, एक सॉल्यूट डाला दूसरा सॉल्यूट डाला, या एक को सॉल्वेंट मान लो जो कम अमाउंट में हो, तो ज्यादा अमाउंट में उसको क्या मान, सॉरी जो ज्यादा अमाउंट में उसको सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट। तो इसके भी क्या निकालते हो आप, इसका अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो इसका अमाउंट डिवाइडेड बाय इसका नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका हो जाता है। समझ में आ रही है बात क्या, तो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, जैसे मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो आप, सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या है तुम्हारा, बोलो बी फॉर सॉल्यूट बोल दिया, ए फॉर सॉल्वेंट बोल दिया। तो सॉल्यूट भी पार्टिकल्स है बॉल जैसा, सॉल्वेंट भी पार्टिकल्स है, तो इसका फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, मोल फ्रैक्शन के लिए सिंपल आप काई यूज कर दो, मैं एक्स यूज कर लेता हूँ। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का यूज कर रहे हैं, है ना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का यूज कर रहे हैं तो मोल्स आ जाएंगे सॉल्यूट के, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके सॉल्यूट, उसका मोल्स न्यूमरेटर में आएंगे। डिवाइडेड बाय बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, 2 ही चीजें डली हुई, तो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स क्या है, तो एक मोल्स है सॉल्वेंट के प्लस दूसरे कंपोनेंट के मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो Na + Mb दिस रिप्रेजेंट योर टोटल मोल्स। तो ये क्या निकल के आ गया तुम्हारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही सॉल्वेंट का निकालोगे, जब XA निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना, तो XA निकाल रहे हो तो मोल्स किसके आएंगे, A के, डिवाइडेड बाय क्या होगा, Na + Nb। क्लियर है ये बात सबको क्या। अच्छा, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करो 1 और 2 को, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। LHS को LHS से ऐड करो तो LHS में XB है द फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में LHS में XA है, और फर्स्ट इक्वेशन में LHS में है NB अपॉन Na + Nb। सेकंड इक्वेशन के RHS में, इधर भी RHS में क्या है, Na अपॉन Na + Nb, Na + Nb, राइट। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका भी Na + Nb है, इसका भी Na + Nb है, तो LCM भी वही आएगा, ठीक है ना। और NB के अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, NB प्लस या Na + Nb, Na + Nb। तो न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, तो NB + Na आएगा। देखो Na + Nb से Na + Nb कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 × NB, NB
तो यहाँ पे फिर इससे डिवाइड करोगे तो Na+NB कैंसिल, और फिर 1 × Na करोगे तो यहाँ Na आएगा। तो देखो न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, तो RHS में कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। तो XB + XA इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसका मतलब तो होना ही था, फ्रैक्शन मतलब होता है एक में से कितना हिस्सा, तो सारे हिस्से को जोड़ दोगे। एक सेम फल है, अगर उसको आपने 4 हिस्से में बांटा, एक को 1/4 पार्ट दे दिया और बाकी 3 हिस्से आपने एक दूसरे जने को दे दिए, तो दोनों को वापस से जोड़ोगे तो पूरा एक सेम ही तो बनेगा। तो फ्रैक्शंस को सबको ऐड करते हैं तो वापस से सम कितना आने वाला है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बोलोगे तो 1 से कम ही आएगा, क्योंकि टोटल है 1, तो इसका भी 1 से कम आएगा, इसका भी 1 से कम आएगा। अगर आपको 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है तो ब्लंडर कर रहे हो आप, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो ये वाली इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसमें मोल्स आ रहा है और यहाँ पे भी मोल्स आ रहा है। वो मोल्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास अपॉन मोलर मास। तो ये भी मास है, ये भी मास है, तो मोल भी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो मोल फ्रैक्शन भी कैसी क्वांटिटी हो गई, कैसी क्वांटिटी हो गई, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसकी यूनिट क्या हो गई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखा था तुमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे आया था Na+NB को टोटल मोल्स लिख देता हूँ मैं, तो ऊपर भी इसकी भी यूनिट मोल है, और टोटल मोल्स मोल प्लस मोल ऐड करोगे, 1 मोल + 2 मोल तो 3 मोल, तो आंसर यूनिट तो मोल ही रहेगी ना, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना। आंसर क्या बोलोगे, रीजन क्या बोलोगे, सिंस इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटी, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, इट इज सिंस इट इज रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। चौथा तरीका क्या होता है, परसेंटेज। चौथा एक्सप्रेस करने का तरीका, थकना नहीं है बच्चों, है ना, थकना नहीं है। चौथा तरीका क्या होता है, परसेंटेज। परसेंटेज क्या तरीका है, परसेंटेज आपने मार्क्स भी बताते हो आप, 600 में से अगर तुम्हारे 540 आए तो तुम्हारे 90% बन गया मेरा, ठीक है ना। 500 में से 450 आए तो फिर से तुम बोलते थे 90% बन जा रहा है। तो परसेंटेज क्या तरीका है एक्सप्रेस करने का, परसेंटेज से आप कैसे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताते हो। तो 3 तरीके होते हैं। एक चीज सुन ला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये चीज होती है किसी भी फ्रैक्शन में। तो न्यूमरेटर हमेशा सॉल्यूट के लिए होगा परसेंटेज में, और डिनोमिनेटर हमेशा सॉल्यूशन के लिए होगा। अपने आप डेफिनेशन बनेगी, अपने आप फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा सॉल्यूट के लिए होगा, चाहे वो मास हो सॉल्यूट का, चाहे वो वॉल्यूम हो सॉल्यूट का, या सॉल्यूशन का मास हो या सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो, कुछ भी हो। तो 3 तरीके की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, सॉल्यूट का मास ले लो, W फॉर मास, है ना, क्योंकि M में मोलैरिटी के लिए यूज करते हैं। सॉल्यूशन का भी मास ले लो, तो इसको फिर पूरा क्या बोला जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास। समझ में आ रही है। पहला तरीका क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। फॉर्मूला बनाना भी बहुत आसान, न्यूमरेटर इज ऑलवेज फॉर सॉल्यूट, तो ये टर्म क्या बता रहा है, W, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कौन सी यूनिट में नापते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर ग्राम में, सॉल्ट वगैरह ग्राम में यूज होते हैं, तो ग्राम ही लोगे। और डिनोमिनेटर में मास है, पर डिनोमिनेटर तुम्हें हमेशा सॉल्यूशन का लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूट और सॉल्यूशन में से किसका मास ज्यादा है, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है हमेशा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास मिला के सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो ये फ्रैक्शन आ गया, इसे बोला जाता है मास फ्रैक्शन आउट ऑफ 1। पर ये लिखा है परसेंट, परसेंट, सेंट मतलब होता है 100, सेंचुरी, सेंचुरी, परसेंट। तो सेंट 100 में से कितना है, ये तो आउट ऑफ 1 है, तो आउट ऑफ 100 में से 1 में से इतना है, तो 100 पेन की कीमत, अगर मैं 1 पेन की कीमत 5 है तो 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो आउट ऑफ 1 है, फ्रैक्शन में से कितना है, पर तुम्हें परसेंटेज बताना है, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट का। सेकंड तरीका क्या होएगा, अब एक एक चेंज करते जाओ, न्यूमरेटर को मास ही रहने दो और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, वॉल्यूम कर दो। तो दूसरा तरीका परसेंटेज में क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात, देखो ध्यान से। अब अपने आप अपन डेफिनेशन भी बनाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो हमेशा क्या बताया, न्यूमरेटर में सॉल्यूट का आएगा, और सॉल्यूट का मास ही यहाँ पे, तो फिर से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय, अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे वॉल्यूम है और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और केमिस्ट्री में सॉल्यूट का वजन, सॉल्ट वगैरह का वजन ग्राम में आप एनालिटिकल बैलेंस से लेते हो, मिलीग्राम में भी ले जाता है कई बार, तो ग्राम आएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा देखो, आप फ्लास्क वगैरह यूज करते हो, राउंड बॉटम फ्लास्क, तो वो ml में ही होता है ज्यादातर, तो यहाँ पे ml लिया जाएगा, ठीक है, ग्राम पर ml। तो ये तो अभी फ्रैक्शन बना है, उसको परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया बच्चों। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है कि ऊपर भी वॉल्यूम कर दो, नीचे भी वॉल्यूम कर दो। डेफिनेशन भी बहुत आसानी से बन जाएगी, ऊपर सॉल्यूट आएगा हमेशा, नीचे सॉल्यूशन आएगा, तो दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना, इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये तो फ्रैक्शन बन गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से,
तो ये क्या बनेगा तुम्हारा परसेंटेज। सारे फॉर्मूले क्लियर हुए? डेफिनेशन, अब डेफिनेशन देखो कितने आसान है, यहीं से डेफिनेशन बोलेंगे। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज का मतलब 100 में से ही बोलना है ना, और जो है वो बोल देना है। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे बोलोगे इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 ml, परसेंट का मतलब 100 में से ही बताना है ना, तो वो चीज तो फिक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलोगे, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से डेफिनेशन ही बन गई सारी, कितनी आसानी से। फिर से देखो, सिंबल से अपनों ने फॉर्मूले बनाए, सिंबल से अपनों ने डेफिनेशन बनाए। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज बता रहा हूँ ना। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है क्या बातें सबको? Yes. हाँ, तो ये चौथा तरीका हो गया। इसमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है? जिसमें वॉल्यूम के टर्म्स आ रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन कौन से हो गए टेम्परेचर डिपेंडेंट? एक तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और एक तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। Volume ये by वाला volume. टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का आ रहे हैं। तो ये परसेंटेज हो गया। परसेंटेज को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। सबको इतना क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. लास्ट टर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको समझ, इससे पहले आपको बता दूं साइड नॉलेज, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख मतलब 10 की पावर 6 है ना, 10 की पावर 6, 10 लाख। अब ध्यान से सुनो, दिस इज योर अर्थ और दिस इज योर एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। और पृथ्वी पे आप मान लो कोयला जला रहे हो, और कोयला जो होता है उसमें एक इम्प्यूरिटी होती है। क्या? कोयले के अंदर एक इम्प्यूरिटी होती है सल्फर। तो कार्बन बर्न कर रहे हो उसके साथ, तो कार्बन का कंबशन होगा तो क्या बन जाएगा? CO2 रिलीज हो जाएगी एनवायरमेंट में। यदि सल्फर का भी साथ साथ कंबशन हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा, और SO3 भी बन जाएगी थोड़े अमाउंट, मतलब सल्फर के भी ऑक्साइड बन जाएंगे। तो वो बहुत कम बनेंगे। कोयले में मान लो 2-1% या 0.5% ही सल्फर है ना, तो ज्यादा सल्फर का ऑक्साइड नहीं बन रहा है, ज्यादा CO2 बन रहा है। वो तो फिर वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जा रहा है। तो ये जो SO2 SO3 जो बन रहा है यहाँ पे, वो जो आपके एटमॉस्फेयर में आके घुल जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, और SO2 SO3 तो बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं। हाँ, तो SO2 SO3 सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है तुम्हारी? एयर। सॉल्वेंट क्या है तुम्हारी? एयर। और एयर में भी कौन सा पार्ट ज्यादा है? नाइट्रोजन। तो सॉल्वेंट तुम्हारी एयर है, और सॉल्यूट यहाँ पे SO2 है। तो SO2 इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी कम क्वांटिटी, तो इसे बोला जाता है ट्रेस। जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ट्रेस क्वांटिटीज में हो तो नंबर बहुत छोटा आ जाता है ना। जैसे मैंने बोला कि मान लो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम है, मान लो सपोज कर लो 1000 लीटर, एक ऐसे ही नंबर, वैसे तो बहुत ज्यादा है, 1000 लीटर, और उसमें तुम्हारा सॉल्यूट जो प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम ही बता देता हूँ चलो मैं, है ना, 0.0000000001 ml SO, 0.00001 लीटर SO2 प्रेजेंट है। तो इसको तुम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस करोगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा। बहुत छोटा नंबर आएगा तो बोलने में तुम्हारे को कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो फिर क्या करते हो तुम? अगर बड़ा बनाना होता है तो बोलो इसको कैसे बड़ा बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बोला किसी चीज का रिजल्ट आता है 0.0, किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है 0.00002%, तो समझ में ही नहीं आता है। समझ में ही नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि 100 में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 0.00002%। तो समझ में कहाँ आ रहा है? एक फ्रैक्शन भी नहीं है। तो समझ ले के लिए क्या करते हो तुम? इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक डेसिमल इधर खसक गया। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे, फिर इधर 10 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा, फिर से डेसिमल इधर खसक गया। कितने और डेसिमल खसकाना है आपको? बोलो 3 पॉइंट तक और खसकाना है। तो यहाँ पर 10,000 का, ये 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया 1000, और यहाँ पे क्या हो गया? ये 5 बार 0 हो गया, तो ये 1 लाख हो गया। वो 1 लाख और 100 तो पहले से ही था। तो आपने इस नंबर को एम्पलीफाई कर दिया, इस नंबर को एम्पलीफाई कर दिया जिसमें से आप बता रहे थे। इसको एम्पलीफाई करा तो अब ये कितना हो गया? 10 की पावर 7। अब इसमें तुम बोलोगे 10 की पावर 7 मतलब होता है 1 करोड़ बच्चे में से 2 बच्चे पास हो। अब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। तो तुमने क्या करा? ये नंबर छोटा आ रहा था सॉल्यूट का नंबर, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट था तो ये नंबर छोटा आता था। तो तुमने क्या करा? सॉल्वेंट के अमाउंट को एम्पलीफाई कर दिया। हालांकि इतना सॉल्वेंट है नहीं, फिर भी तुम एम्पलीफाई करके बोल रहे हो, ताकि ये नंबर कन्वीनियंट आ जाए और एक्सप्रेस करने में आसानी से बोल पाओ।
तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूट जब बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है सॉल्वेंट में, तो फिर क्या कर दिया जाता है, सॉल्वेंट के अमाउंट को और ज्यादा एम्पलीफाई करके बताते हैं, आउट ऑफ मिलियन बता देते हैं, आउट ऑफ 100 नहीं बताते हैं, आउट ऑफ 1000 नहीं बताते हैं, आउट ऑफ मिलियन पार्ट्स बताते हैं। तो सॉल्यूट का अमाउंट एक मैनेजेबल नंबर आता है, बोलने में आसानी होती है। तो दैट कंसंट्रेशन टर्म इज योर पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को भी तीन तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन या सॉल्वेंट एक ही बात है, क्योंकि सॉल्वेंट इतना ज्यादा अमाउंट में, सॉल्यूट इतना कम है। तो चाहे सॉल्वेंट लिखो डिनोमिनेटर में या सॉल्यूशन लिखो, बात एक ही है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो सॉल्यूशन भी लगभग सॉल्यूट। तो ट्रेस अमाउंट में, तो मास में भी देखा जाएगा, अगर सॉल्वेंट का मास है मान लो 1,00,000 किलोग्राम, 1,00,000 किलोग्राम, और सॉल्यूट का अमाउंट है 0.00, तो 1,00,000 किलोग्राम में तुम जोड़ दोगे 0.001 ग्राम, तो क्या चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन का वजन वही तो रहेगा जो सॉल्वेंट का है। तो डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट भी ले सकते हो या सॉल्यूशन भी लिया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? फिर क्या कर सकते हो, सॉल्यूट का किस किस तरीके से आप नाप सकते हो, सॉल्यूट का वजन नाप सकते हो। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले सकते हो। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम ले लो और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ले लो। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, बोलो, सॉल्यूट का भी वजन ले लो और सॉल्यूशन का भी वजन ले लो। जैसे परसेंटेज में तीनों तरीके थे, पर ये तो फ्रैक्शन आया, डिवाइडेड बाय टोटल करोगे, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल, ये तो आउट ऑफ 1 आएगा। आउट ऑफ 1 नहीं बताना है आपको, पार्ट्स पर मिलियन बताना है। आउट ऑफ मिलियन में कितना है, तो मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁶। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करा था, तो पार्ट्स पर मिलियन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁶ से। यहाँ पे भी 10⁶ से, तब जाके क्या बनेगा, पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ रही है बात? ऐसे एक टर्म होता है पार्ट्स पर 1000। पार्ट्स पर 1000 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, पीपीटी है तो 10⁻³ से। पूरा फॉर्मूला यही रहेगा, बट 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। एक टर्म होता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में जाओगे तब बायो मैग्निफिकेशन पढ़ोगे, तो वहाँ पे पीपीबी ही लिखा होता है, पार्ट्स पर बिलियन लिखा होता है, पीपीटी या पीपीएम नहीं लिखा होता है। तो पीपीबी का मतलब क्या है, यहाँ पार्ट्स पर बिलियन में किससे मल्टीप्लाई करते हो, 10⁻9। 1 बिलियन मतलब क्या होता है, 10⁻9 होता है। तो वहाँ पे 10⁻9 का मल्टीप्लाई करा तो क्या कौन सा टर्म बन जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन बन जाएगा। 10�6 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन बन जाएगा, है ना। अगर 100 से मल्टीप्लाई करा या 10⁻2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन जाएगा, वो पार्ट्स पर 100, जिसे परसेंट बोला जाता है, जिसे कुछ नहीं बस क्या बोला जाता है, परसेंट बोला जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले याद हो गए सबको? हाँ, अब अपन वो वाली टेबल जो थी, यूनिट तो तुमने देखी ली, कंसंट्रेशन टर्म्स की, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा कौन सा था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्रॉस लगा दिया, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंट में वॉल्यूम का टर्म आएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा। कौन कौन से ग्रुप हो गए इसमें, सबसे पहले तुमने पढ़ा मोलारिटी, वॉल्यूम का टर्म आता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। दूसरा तुमने ले लिया परसेंटेज वाला, ले लो, परसेंटेज में कौन कौन से, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तीसरा तरीका हो गया। और कौन सा, एक और नॉर्मेलिटी भी याद कर लो, याद है सब बच्चों को, अब तो रिपीटर्स हो 12th वाले बच्चों को। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी होता है। नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी होता है। किसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सॉल्यूट के ही, किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मोलारिटी होता है, the number of equivalents of solute divided by volume of solution in liter नॉर्मेलिटी होता है। इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। डेफिनेशन भी बहुत आता है, नॉर्मेलिटी इसका मतलब इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नीचे की क्वांटिटी को उसकी यूनिट के साथ 1 कर दो, तो इसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन इसको देख के बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 100 ml बोल दिया। इसकी डेफिनेशन, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि W है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर हमेशा क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। इसकी डेफिनेशन, मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन या प्रेजेंट इन, डिनोमिनेटर को उसकी यूनिट के साथ 1 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज योर मोलारिटी, ROI। अब इंडिपेंडेंट में पहला टर्म कौन सा देखा, मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको डिफाइन करना, मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व इन, इसको इसकी यूनिट के साथ वन करो, तो मास है तो 1 kg, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दूसरा इंडिपेंडेंट मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, मान लो बी का लिख रहा हूँ सॉल्यूट का, तो NB अपॉन Na प्लस NB, ये भी क्या हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पार्ट्स पर मिलियन के कौन कौन से इंडिपेंडेंट होंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आ रहा था, जैसे W बाई W मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। दूसरा कौन सा होगा, एक ही आएगा, चलो है ना। और परसेंटेज वाला एक आ जाएगा क्या इसमें, कौन सा होगा परसेंटेज वाला, परसेंटेज W बाय W, वो इधर पार्ट्स पर मिलियन का एक और आ जाएगा, पार्ट पर मिलियन का कौन सा वाला आ जाएगा, जिसमें वॉल्यूम का टर्म आता है परसेंटेज W बाय V, और एक और क्या आ जाएगा V बाय परसेंटेज, परसेंटेज नहीं, ppm बोल रहे हैं तो परसेंटेज का W बाय V एंड V बाय V आ जाएगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट में आ जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट में आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात क्या सकता? हाँ, अच्छा एक बात, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम को स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम को खाली क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। तो अब स्ट्रेंथ का देखो, सिंपल से स्ट्रेंथ बहुत आसान है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ W बाय V है ना, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, यहाँ पे खाली मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ समझ में आया क्या, 1 लीटर पानी में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, 1 लीटर पानी में कितना मोल घुला हुआ है, वो मोलैरिटी है, 1 लीटर पानी में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उसे परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, क्योंकि परसेंटेज W बाय V, परसेंट वर्ड तो ही रहा है, W बाय V को क्या बोला जाएगा, स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, तो उसे परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, राइट। तो ये तरीके होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से सुनो एक चीज, ये एक ग्रुप है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये एक ग्रुप है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना। तो ग्रुप में ए मोलैरिटी पता है तो आप परसेंटेज W बाय V भी बता सकते हो, V बाय V भी बता सकते हो, नॉर्मेलिटी भी बता सकते हो, ppm के ये वाले पार्ट भी बता सकते हो। तो मोलैरिटी दे रखी है और इसमें कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं W बाय V में, तो इस तरह के कन्वर्जन, सेम ग्रुप में जो कन्वर्जन करते हैं उन्हें बोला जाता है इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। एक ही ग्रुप में कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो, क्वेश्चन आते हैं तो इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन बोला जाता है ना। ऐसे ही इस वाले ग्रुप के मेंबर से एक, मान लो मोलैलिटी दे रखी हो, मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला है, तो ये वाला कन्वर्जन भी क्या कहलाएगा बच्चों, इंट्रा ग्रुप, ग्रुप के अंदर ही कन्वर्जन हो रहे हैं, इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन, इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। ठीक है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है ना, और ये वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, ये मास डिपेंडेंट है, मतलब ये खाली मास डिपेंडेंट है, इसमें सारे टर्म्स मास के आ रहे हैं। तो मास डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले खाली मास डिपेंडेंट होते हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। तो मास और वॉल्यूम को रिलेट करने वाली एक ही क्वांटिटी जानते हैं हम दुनिया में, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला टर्म दे दिया, मोलैरिटी दे दिया, मोलैरिटी निकालने को बोल रहे हैं, मतलब इस ग्रुप से इस ग्रुप में जाने को बोल रहे हैं। तो इस तरह की कन्वर्जन को क्या बोला जाता है, इंटर ग्रुप कन्वर्जन। और वहाँ पे एक ही क्वांटिटी का इस्तेमाल होता है, अगर मोलैरिटी दे दी और डेंसिटी दे दी तो आप इधर के ग्रुप में छलांग लगा के चले जाओगे। तो जब इंटर ग्रुप कन्वर्जन करना होता है तो कौन सी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए बच्चों, डेंसिटी पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात सबको? दिस इज द कंप्लीट थ्योरी जो मेरे को बताना थी, थ्योरी हो गई। और आप लोगों को न्यूमेरिकल से 1-2 दिखाऊंगा, उसके बाद ही छुट्टी करूंगा 10 मिनट का। तो 1-2 न्यूमेरिकल में आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ध्यान से अब देखेंगे कौन सा सवाल है, इंटर ग्रुप है या इंट्रा ग्रुप है। सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन लेवल कर रखा है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, NaOH एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा, पानी, एक्वस सॉल्यूशन, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये लेबल कर रखा है, राइट। और डेंसिटी भी दे रखी, डेंसिटी कैसे निकाली होगी, इनसे निकालेंगे, इसका मास ले लेंगे, वेइंग मशीन पे रखा, इसकी मास की रीडिंग गई और उसका वॉल्यूम बीकर से नाप लिया, है ना, और मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया। तो मास और वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी किसकी आएगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट की नहीं है, सॉल्यूशन बना पड़ा है तो डेंसिटी किसकी आएगी, सॉल्यूशन की निकल के आएगी। समझ में आ रही है, ध्यान इधर दो। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी। तो एक तो इसका कंसंट्रेशन लेवल करके क्या दे रखा है आपको, 2 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन। दूसरी चीज क्या दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी नाप के दे दी। कैसे नापी मैंने बताया,
मास ले लिया सॉल्यूशन का, वेइंग मशीन पे रखा, वॉल्यूम से डिवाइड कर, वॉल्यूम कैसे निकाल लिया, बीकर का जो वॉल्यूम है मान लो 250 ml है, तो मास बाय वॉल्यूम को डिवाइड करा तो डेंसिटी आ गई सॉल्यूशन की, वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1.2 ग्राम पर ml। केमिस्ट्री में ग्राम वगैरह ही चलते हैं, ग्राम पर ml, तो बीकर में ग्राम में सॉल्यूट डाला जाता है और वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में चल रही होती है, तो ग्राम पर ml। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी किसकी है, सॉल्वेंट की नहीं है, पानी की नहीं है, ये किसकी डेंसिटी है, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ऐसे निकाली मैंने। तो आपको दो चीजें पता है और आपको मोलैलिटी देने को निकालने को बोला, निकाल दोगे क्या, आपको एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली है कंसंट्रेशन टर्म, और डेंसिटी दे दी तो आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली पूछ रहे हैं, वो सब निकाल सकते हो आप एक एक करके, मोलैलिटी निकालने को बोला है। तो क्या तरीका होता है, ध्यान से देखो, पहले एक अपन एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखना प्लीज, यहाँ पे सभी लोग इधर निगाहें रखेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो ये तीन कॉलम बना लिए, सब लोग का ध्यान यहाँ होना चाहिए, है ना, सोते हुए कोई नहीं दिखेगा, इधर देखो। और इस तरह से तो थोड़ी देर की और बात है बच्चों, लाइफ लॉन्ग के कॉन्सेप्ट्स बना रहा हूँ तुम लोगों को। इधर मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करा तो तीसरी चीज क्या बन जाएगी, बोलो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो तीसरा कॉलम किसका लिख दो, डी फॉर डेंसिटी। अब हाँ, अब इस सॉल्यूशन की क्या क्या चीजें तुम्हें पता है ये देख लो। 2 मोलर NaOH बाय डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, 2 मोलर का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH बाय डेफिनेशन। जाओ, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कितने मोल, 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH के प्रेजेंट है, 2 मोल NaOH के प्रेजेंट है, तो मोल कॉन्सेप्ट से इसका मास निकाल लो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। इस बार मास निकालना है आपको, मोल्स पता है आपको, तो मास निकाल लोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। मोल्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, 2 मोल मोलर मास NaOH का मालूम है, 23 सोडियम का होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है, 1 हाइड्रोजन का होता है, 23 16 1 40 हो गया। तो 2 × 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना सॉल्यूट, कितना वजन है NaOH का, वो आ जाएगा। देख के ही पता चलना चाहिए, NaOH 40 है, 1 मोल का वजन 40, 2 मोल का 80, 3 मोल का 120, 4 मोल का 160, तो क्या हो जाएगा इसका वजन, NaOH का वजन कितना हो जाएगा, बोलो 80। NaOH क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट वाले कॉलम में मास वाले उसके नीचे ले जाके लिख दो, सॉल्यूट का वजन कितना हो गया, बोलो 80 ग्राम हो गया। और क्या क्या डिटेल दे रखी है आपको, डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की दे रखी है, सॉल्यूएंट की दे रखी है, सॉल्यूट की दे रखी है, किसकी डेंसिटी दे रखी है, पूरे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में डेंसिटी के नीचे के कॉलम में जाके लिख दो 1.2 ग्राम पर ml। क्या सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है क्या आपको, तो बाय डेफिनेशन अगर वॉल्यूम नहीं दे रखी है तो बाय डेफिनेशन अपन कंसीडर करेंगे 1 लीटर, है ना। जो 2 मोलर दे रखा है, अगर कुछ वॉल्यूम नहीं दे रखी तो 1 लीटर ही कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, तो वॉल्यूम के नीचे जाओ और सॉल्यूशन के खाने के नीचे जाओ और यहाँ 1 लीटर रख दो। अब मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकल जाएगा क्या, बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता चल गई, तो मास पता चल जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी को और वॉल्यूम को तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा क्या। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 लीटर, तो उसको ml में लिख लो 1.2 ग्राम पर ml ऐसे लिख लो, चलो। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 लीटर को 1000 ml लिखेंगे अपन, ml से ml कैंसल, ml से ml कैंसल, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो कितना हो जाएगा ये 1200 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वजन आया है, क्योंकि तुमने डेंसिटी भी सॉल्यूशन की डाली थी, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का डाला था, तो सॉल्यूशन का ही वजन आएगा, सॉल्वेंट का तो आ ही नहीं जाएगा। तो सॉल्यूशन का वजन कितना है, मास के कॉलम में सॉल्यूशन के इधर जाओ तो कितना हो गया 1200 ग्राम सॉल्यूशन का वजन आ गया। तो टोटल वजन अगर 1200 ग्राम है, उसमें से 80 ग्राम अगर तुम्हारा सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा 1120। सॉल्वेंट का वजन कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा उसका 1120 आ जाएगा। समझ में आ रही है सबको बात क्या। अब तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया। अब तुम्हारे को तो क्या निकालना थी, मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए तो तुम्हारे को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, वो तुम्हारा काम हो गया, बाकी के कॉलम भरने की जरूरत ही नहीं है तुम्हारे को, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला डाल दो। मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या चीजें आती हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो पहले से ही पता है मोलैलिटी के उससे, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर ग्राम में लिख रहे हो तो 1000 का फैक्टर डाल दिया मैंने, क्योंकि ग्राम में आया अपना ये। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यहीं से पता है, 2 मोलर का मतलब यही होता है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो NB की जगह 2 डाल दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितना है, बोलो 1120 और 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये कितना हो गया 2000 डिवाइडेड बाय
1 1 2 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 200 से काटो 100 बारी, 200 से काटो 56, 2 से काटो 2 से काटो 28 बार, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 14 बार, 2 से काटो 25 बार, 25/14 आया, 25/14 आया। और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा 14, और फिर 11 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे 110, 14 कितना होगा फिर 70, 2 बार 28, 98, 7 का कितना हो जाएगा 98, 98 में से 12, ठीक है, एक 0 लोगे, फिर कितनी बार में जाएगा 98, 8 बार में 112, तो 1.78, बस दो, एक को निकालना हो तो 112 में से 8 बचेगा फिर, और 8 में फिर 0 लगाओगे 80, तो 14 5 70, तो 1.785 मोलर क्या आंसर हो जाएगा। और फिर अगर 2 प्लेसेस तक दे रखा हो तो इसको एक बढ़ा भी सकते हो, क्या बढ़ाना है जो भी करना है आपको मालूम है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। इवन नंबर होता है तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ऑड नंबर होता है तो बढ़ा दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मोलैरिटी का 1.78। सबको समझ आया क्या? Yes, sir. हाँ, इतना ज्यादा मैंने थ्योरी करवा दी और आपको एक कन्वर्जन कैसे करना है बहुत आसानी से। अब तुम खुद से मोलैलिटी निकाली ना तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो क्या? चलो बोलो, किसी में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो सॉल्यूट का? कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का? चलो बोलो, NB अपॉन, ये खुद से प्रैक्टिस करना, अपने आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Na प्लस NB, सॉल्यूट तुम्हारा NaOH है, उसके मोल्स पता है क्या तुम्हारे को? हाँ, 2 मोल है ना, और सॉल्यूट के यहाँ पे भी 2 मोल है। सॉल्वेंट के निकालना पड़ेंगे, सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है, तो मोल्स कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1120 ग्राम। अभी देखा ना सॉल्वेंट का वजन कितना निकाल के लाया, 1120। Yes. और मोलर मास कितना होता है? पानी है, पानी का मोलर मास कितना होता है? 18, है ना। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काटोगे तो 2 2 9 18, और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 560, है ना। और ये 5 6 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 560/9 ये मोल आ रहे हैं, तो 62.22 62.22 हाँ 62.22 हो जाएगा। क्योंकि 54/9 होता, 54/9 होता तो 6 बारी में कैंसिल हो जाता। 55/9 है तो 6.11 हो जाएगा। 56/9 है, 11 की टेबल चलती है 9 में, पहले भी बता रखा है मैंने, 6.22। 57/9 होता तो 6.33, डेसिमल में 11 की टेबल चलती है, 9 से डिवाइड कर दी। 58/9 है तो 6.44 हो जाता है, ऐसे चलता है। तो 56/9 है ना, 56/9 है तो क्या होएगा बच्चों बोलो? 6.22 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे एक 0 बच रहा है, तो उसको 10 समझ के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 62.2। और चाहो तो आसानी के लिए 62 भी ले सकते हो, है वैसे तो 62.2 ले लो, तो 62.2 है ना, तो अपॉन 2/64.2, 64.2, ये डेसिमल हटा के 2 0 ऊपर गया, 2 से काटो 10 बारी, 2 से काटो 321, है ना, और 10/321, और फिर इसको फर्दर तुम डिवाइड कर लो तो आंसर हो जाएगा 321, और 10 का डिवाइड लगा रहा हो तो 0 बार में जाएगा ये, 0 बार में जाएगा, ठीक है। तो 10 पॉइंट लगाओगे 100, फिर भी नहीं जा रहा, 0 लगाओगे, 0 से 100, फिर एक और 0 उतारो 1000, अब जाएगा 3 बारी में, 3 बारी में जाएगा 963, 963 बचेगा यहाँ पे 37, फिर से 0 लगाओगे, एक बारी जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्यूट का 0.031। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आ गया, तो सॉल्वेंट का निकालने की जरूरत है क्या? 1 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 0.031 को माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.969 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes. ये तो कुछ नहीं है मेरी कैलकुलेशन बेटा, जब मैं सवाल सॉल्व करा करता था ना तो एक पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो अभी तो धीरे धीरे क्या भूलते जाते हैं कैलकुलेशन में, बहुत फास्ट कैलकुलेशन हुआ करती थी। हो गया, समझ में आया इतना? आप प्रैक्टिस करो खुद से ही, कोई भी एक सॉल्यूशन उठा लो और इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन करके देखो, डेंसिटी ले लो, पहले इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी पहली बात। उसके बाद अगर इसमें कन्वर्ट करोगे तो डेंसिटी कोई भी अपने मन से ले लो, वो सारे करने की कोशिश करो, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी प्लस ऑब्जेक्टिव, बस थ्योरी हुई है यार, तो बहुत सारे सॉल्यूशन सॉल्व कर क्वेश्चंस अपने इसमें सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आधे बच्चे तो सो गए हैं, सोने जैसे हो गए हैं, गिरने पड़ने जैसे हो गए हैं, ठीक है, के बाद अब गिर गए अब सो गए, ठीक है। तो अभी पढ़ने बैठना पड़ेगा ना, पढ़ते रहो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा सिलेक्शन कल। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.